शीरो एक एवरेज सैलरीमैन था आज के मॉडर्न जापान में, जो एक बेजान सी जिंदगी जी रहा था, जहां हर दिन उसका एक ही रूटीन होता है, हमेशा ज्यादा कुछ चाहते हुए। हर सुबह वो उठता है और बस लेकर ऑफिस जाता है, शाम तक काम करते हुए फिर वापस अपने अंधेरे से छोटे से अपार्टमेंट में आकर बाकी वक्त टिकटॉक पर छपरी रील्स दिखते हुए गुजार देता है। वो हमेशा चाहता था कि उसकी जिंदगी में कुछ ज्यादा हो और उसकी ये इच्छा आखिरकार पूरी हो जाती है। एक रात वो अचानक एक सफेद काली जगह में जागता है जहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता। धीरे धीरे उसकी आंखों में फोकस मिलता है और वो देखता है कि वो एक सफेद बाल वाले के पॉप आइडल के सामने बैठा है, जो खुद को भगवान बताता है। शीरो कोई 13 साल का लड़का नहीं है, इसीलिए वो बिना प्रभावित हुए सीधा पूछ देता है कि आखिरकार मैं हूँ कहाँ पर। गॉड बताता है कि शीरो मर चुका है और अभी वो पाताल लोक में है, जहाँ उसकी आत्मा हमेशा के लिए मिटने वाली है। लेकिन भगवान उसे एक ऑप्शन देने को तैयार है। भगवान बताता है कि वो उसे एक अलग फैंटेसी वर्ल्ड मिटायस भेज सकता है अगर वो चाहे, जहाँ वो किसी भी रूप में अपनी जिंदगी दोबारा जी सकता है। ये सुनकर शीरो तुरंत एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि ये उसके सपना सच होने जैसा था। भगवान तुरंत एक क्लिप बोर्ड निकाल कर शीरो के अंदर इंटीग्रेट की जाने वाली स्पेशल स्किल्स लिखने लगता है और कुछ ही देर में वक्त खत्म हो जाता है और शीरो को फैंटेसी वर्ल्ड मिटायस भेज दिया जाता है। जब शीरो फिर से जागता है तो खुद को एक जंगल के बीच पाता है और दूसरी जिंदगी मिलने के मौके पर बहुत ज्यादा खुश होता है। तुरंत उठकर दुनिया एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है और जल्दी जंगल से बाहर निकलकर दूर एक छोटा सा गांव देख लेता है। वो तुरंत सोचता है कि चले देखते हैं यहाँ क्या क्या कूल चीजें मिलती हैं, लेकिन उसे लगता है कि बिना पैसे वहाँ जाना लोगों को शेडी लगेगा और शायद वो उसे खाना भी ना दे। तब अचानक उसके दिमाग में आता है भगवान ने कहा था कि उसके पास बूस्टेड स्काउटिंग स्किल होंगे, जिससे वो महंगी चीजें या इंग्रेडिएंट्स ढूंढ कर बेच सकता है। वो एक स्टिक पकड़कर कॉन्फिडेंट होकर खड़ा हो जाता है और मैजिक एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। जोर से चिल्लाता है लेकिन कुछ नहीं होता। ये देखकर वो डर जाता है कि भाई कहीं भगवान ने उसे स्कैम तो नहीं कर लिया। फिर उसे समझ आता है कि वो गलत शब्द बोल रहा था, जिससे वो सर्च का वर्ड बोलता है तो स्काउटिंग मैजिक एक्टिवेट हो जाता है और तुरंत जंगल के हर कलेक्टेबल आइटम का लोकेशन उसके सामने दिखने लगता है। वो समझता है कि ये एबिलिटी कितनी यूजफुल है और फिर एक और एबिलिटी ट्राई करने का सोचता है। किसी भी चीज की डिटेल इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। वो अलग अलग वर्ड्स ट्राई करता है और आखिरकार स्कैन से उसकी एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है और इससे यूज्ड हर आइटम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है। बफेट में जैसे ही तुम सब कुछ उठा लेते हो, वैसे ही शीरो भी हर एक चीज उठा लेता है, उनकी लेवल्स स्कैन करता है और फिर अपनी साइड बैग में डाल देता है, जो मैजिकल है और जिसमें बिना किसी शेडी सब्सक्रिप्शन के अनलिमिटेड सामान आ सकता है। सब मटेरियल सेफली कलेक्ट करने के बाद वो गांव की तरफ निकल पड़ता है। सूरज ढलने तक शीरो गांव के मेन गेट पर पहुंच जाता है, जहां एक अकेला गार्ड बैठा होता है। शीरो सलाम करता है और गार्ड नींद से उठ जाता है। पता चलता है कि इस गांव के सब लोग शॉर्ट किंग्स हैं, यानी सब बोने हैं। शीरो सबसे लंबा बंदा है, मतलब उसके लिए काफी व्यूज। गार्ड पूछता है कि शीरो स्वॉर्डमैन है या नाइट, लेकिन यह सुनकर हैरान हो जाता है कि वो एक प्राइमरली गैदरर है, जो कि इस दुनिया में बहुत रेयर होते हैं। गार्ड उसके लिए गेट खोल देता है और बोलता है कि विलेज सेंटर में मेन शॉप ढूंढना, वहाँ ऐसे आइटम्स डील होते हैं। शीरो पीसफुली गांव के अंदर आ जाता है। विलेजर्स दूर से उसे घूर रहे होते हैं, जैसे सोच रहे होते हैं कि भाई ये नया अजनबी कौन है। शीरो सीधा मेन शॉप में आता है और स्टोर के अंदर एंटर करता है। शॉपकीपर उसे वार्म वेलकम करता है और पूछता है कि क्या उसके पास कोई बेचने के लिए चीज है। शीरो एक स्मूथ ओवल रॉक निकालता है। शॉपकीपर उसे पकड़कर तुरंत पहचान लेता है, ये एंटीरियर पॉप है। वो कहता है कि इतना परफेक्ट स्पाइसमैन उसने कभी नहीं देखा और इसके बदले वो उसे 5 सिल्वर कॉइन्स देने को तैयार हो जाता है। शीरो को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन 5 सिल्वर कॉइन का मतलब है $350, जितना अमाउंट जो तुम सब जिंदगी भर शायद ना देखो। वो तुरंत डील मान लेता है। शॉपकीपर खुश होकर उसे अपने चेहरे पर रगड़ने लगता है, जैसे उसकी कोई आदत हो। शॉपकीपर पूछता है कि क्या कुछ और बेचने के लिए है। शीरो तुरंत सारा जंगल का सामान निकाल देता है। शॉपकीपर हैरान रह जाता है कि इतने सारे हाई क्वालिटी आइटम्स देखकर और पूछता है कि शीरो इतना लाजवाब सामान बेचने के छोटे से गाँव में क्या करने आया है। वो ये सब बड़े शहर में बेचकर वो बहुत पैसा कमा सकता है। शीरो झूठ बोल देता है कि वो बस एक ट्रेवलर है जो बस चीजें कलेक्ट करता रहता है। शॉपकीपर उसका टैलेंट पहचान कर उसे एक काम देता है, आइसी माउंटेन्स से कुछ प्रीशियस जेम्स कलेक्ट करने का, जहां मॉन्स्टर्स भी मिल सकते हैं। शीरो पक्का नहीं होता कि अभी इतना डेंजरस मिशन लेना चाहिए या फिर नहीं, पर शॉपकीपर 20 ग्रैंड देने का प्रॉमिस करता है तो उसके पास मना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। शीरो उसे अलविदा कहकर गांव में घूमता है और एक रहने की जगह ढूंढ लेता है। वो एक कंफर्टेबल रूम लेता है और अंदर बेड पर लेट जाता है। पूरे दिन की थकान के साथ ये सोचता है कि काश वो बात भी ले पाता। तभी दूर से नॉक होता है और एक यंग लड़की एक टब में पानी भरकर लेकर रूम में आती है। शीरो ने कभी बकेट बाथ नहीं लिया था
सिर्फ शॉवर्स। तो वो कंफ्यूज होकर पूछता है ये क्या करूं? लड़की कहती है कि वो स्टिंग कर रहा है और टॉवल से पानी लगाकर साफ होना होगा। शीरो पूछता है कि क्या ये शॉवर है? लड़की हैरान होकर बताती है कि यहाँ कोई शॉवर नहीं होता, सिर्फ नोबल्स को प्रॉपर बाथ मिलता है, आम लोगों को टॉवल बाथ करना पड़ता है। शीरो को तुरंत हैरानी होती है कि इतनी बेसिक चीज भी गेट कीप होती है। लड़की फर्दर बताती है कि कुछ मैजेस पैसे लेकर लोगों के बात करवाते हैं मैजिक से। यह सुनकर शीरो को एक आइडिया आता है कि वो लड़की को पैसा और टिप देकर तुरंत बाहर भेज देता है। दरवाजा बंद करके बाद वो स्पेल्स प्रैक्टिस करता है और आखिरकार एक स्पेल यूज करते हुए एक स्पेल यूज एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो वाटर बेंडर बन जाता है और वो अच्छी तरह से बात कर पाता है। फ्रेश होने के बाद वो बेड पर लेट जाता है। थकान से चूर अब अपने शॉवर्स को मिस करते हुए वो डिसाइड करता है कि अब सो जाए ताकि अगले दिन सुबह जल्दी शुरुआत कर सके। अगली सुबह वो बिल्कुल फजर के वक्त उठता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है हर तरह की चीजें गैदर करने के लिए। मशरूम्स ढूंढते हुए उसे जल्दी से एक अजीब सा निशान एक जगह के पीछे से दिखाई देता है। वो आगे बढ़कर चेक करता है तो और वहाँ एक बिल्कुल सड़ी हुई लाश पड़ी होती है। वो हैरान होकर जमीन पर गिर जाता है, सांस संभालता है और फिर ध्यान से देखता है। उसे लगता है कि यह बंदा सिक्योरिटी कोर का मेंबर होगा जो किसी मॉन्स्टर से लड़कर मारा गया। वो सोचता है कि यहाँ से निकल कर जाना चाहिए, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि नहीं। वो लाश को उठाता है और गहरा खड्डा खोद कर दफन कर देता है और उसकी तलवार उस शहीद आदमी की गिरफ्त पर हैंडस्टोन की तरह रख देता है। ये सब करने के बाद वो डिनर बनाने का सोचता है और क्योंकि सूरज ढलने वाला था तो सबसे पहले वो अपने आसपास से एक मैजिकल बैरियर बनाता है और फिर जमीन पर बैठकर फायर के ऊपर एक पॉट रख देता है। क्योंकि वो इडियट सैंडविच नहीं है, वो डिसाइड करता है कि वो खाना बनाना खुद बनाएगा। जंगल की हरी सब्जियों और कुछ मीट से जो उसके पास था वो इन सब से एक स्ट्यू बनाता है और सरप्राइजिंगली बहुत टेस्टी निकलता है। रात का एंड बहुत अच्छे नोट पर होता है। अगली सुबह वो हॉन्टेड फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ता है जो मर्डर पेड़ों और फोग से भरा हुआ था, जिससे डेलाइट में भी कुछ सही से दिख नहीं रहा था। वो अपने लाइट मैजिक को यूज करके जंगल के अंदर जाता है, जानता हुआ कि ये जगह मॉन्स्टर से भरी होती है, लेकिन जितना वो देख सकता है वहाँ एक भी लिविंग चीज नहीं होती। वो वैल्यूएबल आइटम्स गैदर करना शुरू करता है और जल्द ही सब कलेक्ट करके बाहर निकलने का डिसाइड करता है। वो एग्जिट से आ रही रोशनी देखता है और उसकी तरफ भाग पड़ता है, बिना जाने कि वो सीधा एक डेंजरस लेड्ज की तरफ दौड़ रहा है। वो गिरकर एक गहरी दरार में चला जाता है और पक्का मर जाता। अगर उसने तुरंत फ्लाइट मैजिक यूज करके अपने आप को हवा में फ्लोट ना कर लिया होता। वो सेफली लैंड करता है और राहत की सांस लेता है। मरने के इतने करीब आने के बाद वो डिसाइड करता है अब से वो ज्यादा सीरियस होकर केयरफुल रहेगा। फिर वो केव के अंदर लाइट मैजिक करता है और उसकी सरप्राइज के लिए पूरा एरिया अलग अलग तरह के ओर से भरा होता है। वो एक छोटा सा हैमर निकालता है और काम करना शुरू कर देता है। जल्दी उसका बैग काफी सामान से भर जाता है। दूर एक और दिखाई देती है, लेकिन अचानक अर्थ को एक याद दिला देता है कि ज्यादा देर रहना सेफ नहीं है। तो वो फायरबॉल मैजिक यूज करके रॉक्स को ब्लास्ट करता हुआ ताकि और जल्दी से निकाल जाए। और ये और वही होता है मिसरियल और जो शॉपकीपर चाह रहा था। वो तुरंत उसे जेब में डाल लेता है और अर्थक्वेक के बावजूद अंदर और आगे जाने का डिसाइड करता है। कुछ देर बाद उसे टनल के एंड से ब्लू लाइट आती हुई दिखती है। वो उसके पीछे जाता है और एक ओपनिंग मिलती है जिसके बीच में दुनिया का सबसे ज्यादा चमकने वाला लेक उसे दिखाई देता है। वो तुरंत नीचे उतरता है और लेक को स्कैन करता है। पता चलता है कि ये एस टियर मैजिकल वाटर है। ये अब तक की सबसे ऑसम चीज थी जो उसने कभी देखी थी। वो डिसाइड करता है कि उसका थोड़ा सा पानी उससे जरूर लेकर जाना चाहिए, लेकिन वो सोचता है कि क्या उसके आसपास कोई बड़ी लेक है पहाड़ों से और क्या वो लीक होगी। तभी घोस्ट की तरह अचानक गहराई से एक ह्यूज ब्लैक ड्रैगन बाहर निकलता है। पानी चारों तरफ उड़ता है और शीरो को पूरा भिगो देता है। ड्रैगन गरजता है और पूछता है कि किसने उसकी गहरी नींद तोड़ दी। शीरो ने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था तो वो बिल्कुल भी डर कर रिएक्ट नहीं करता, बिल्कुल तुरंत अपने डिफॉल्ट सोललेस सैलरीमैन मूड में चला जाता है और पूरी शराफत से ड्रैगन के सामने झुक जाता है माफी मांगते हुए। ड्रैगन को ये हिलेरियस लगता है क्योंकि उसने कभी भी किसी आदमी को इतना ज्यादा नर्वस और फिर भी चुपचाप नहीं देखा। वो पूछता है कि शीरो कौन है। शीरो बोलता है कि वो एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन ड्रैगन मना करता है क्योंकि वो क्लियरली फील कर सकता है कि शीरो के अंदर बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी है, लगभग ड्रैगन के बराबर। ड्रैगन पूछता है कि क्या शीरो उसकी हेल्प कर सकता है क्योंकि इस मुश्किल सिचुएशन में सिर्फ कोई बहुत पावरफुल मैजिक वाला ही काम आ सकता है। वो बताता है कि उसके पास एक एग है जो बहुत लंबे टाइम से हैच नहीं हो रहा।
और वो चाहता है कि शीरो मदद करे। वो कहता है कि ये काम वो फ्री में नहीं मांग रहा। वो पानी को टच करता है और वहां से डजन्स ऑफ ह्यूज मिसरियल ओर निकलता है। शीरो तुरंत यस बोल देता है। ड्रैगन एक काला एग निकाल कर शीरो की तरफ फेंक देता है। शीरो एग को पकड़कर उसमें हार्ट बीट सुनने की कोशिश करता है, फिर सोचता है कि इसके साथ करना क्या है। अचानक उसे याद आता है कि एग्स को गर्म करना पड़ता है, तो वो हीट मैजिक यूज करके और उस शेल को गर्म करने लगता है, लेकिन शेल उसकी एनर्जी चूसने लगता है। वो सोचता है कि क्या ये स्कैम था और क्या वो मरने वाला है। वो ब्लैकआउट हो जाता है और खुद को गर्म पानी में पाता है, जहाँ एक और ब्लैक हार्ट के पॉप गॉड अपीयर होता है, बोलता हुआ कि शीरो ने जो शुरू किया है उसे इस दुनिया का बैलेंस हिल रहा है। शीरो पूछता है कि क्या वो मर चुका है, लेकिन गॉड बोलता है कि अभी नहीं। और फिर शीरो होश में आ जाता है। अंधेरा होता है। वो लाइट मैजिक यूज करता है और देखता है कि बेबी ड्रैगन फाइनली हैच हो चुका है। ड्रैगन बहुत खुश लगता है। बेबी ड्रैगन खड़ा होने की कोशिश करता है। ड्रैगन शीरो का शुक्रिया अदा करता है और बोलता है कि बेबी को एक नाम दो। शीरो बिल्कुल इडियट की तरह उसका नाम बी रख देता है। फिर बड़ा ड्रैगन उसे हैरान कर देता है। वो बोलता है कि बी अब शीरो के साथ ही रहेगा। शीरो यकीन नहीं कर पाता कि इतना रेयर और ब्यूटीफुल क्रिएचर अब उसका कंपेनियन होगा, लेकिन बड़ा ड्रैगन कह देता है कि शीरो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बी को प्रोटेक्ट कर सकता है। यह बोलकर बड़ा ड्रैगन पानी की गहराइयों में लौट जाता है। शीरो और बी को उनकी नई जर्नी के साथ छोड़ते हुए शीरो और बी जल्दी ही केव से बाहर निकल आते हैं और तब तक शाम हो चुकी होती है। बी पहली बार बाहर की दुनिया देख रहा होता है, इसीलिए खुशी से इधर उधर हिलने डुलने लगता है। शीरो रियलाइज करता है कि थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तो वो पास ही एक कैंप सेट करने का डिसाइड करता है और लेक का मैजिकल पानी एक गिलास में भर लेता है। एंशिएंट ड्रैगन ने अपना मैजिक यूज करते हुए शीरो के मैजिक बैग को लेक से कनेक्ट कर दिया होता है, क्योंकि बी की ग्रोथ के लिए ये मैजिकल पानी बहुत जरूरी था। बी एक गिलास पानी का पीकर खत्म कर देता है और फिर दूसरा मांगता है। शीरो उसे रिफिल कर देता है, लेकिन बी प्यार से गिलास उसके हाथ में पकड़ा देता है, क्योंकि वो चाहता है कि शीरो भी इस न्यूट्रिशनस वाले पानी को पीकर खुश रहे। उसके बाद शीरो मैजिक स्टोन्स के यूज करके एक बैरियर बनाता है, बिना लंबे लंबे स्पेल्स बोलने की टेंशन को। उसे पता चलता है कि इस दुनिया में मैजिक स्टोन्स बहुत रेयर होते हैं, लेकिन ये उसके लिए इश्यू नहीं, क्योंकि वो मैजिक स्टोन्स इजीली क्रिएट कर सकता है। वो अपने पाम में हीट मैजिक कंसंट्रेट करता है और एक मैजिक स्टोन बना लेता है, कुकिंग के लिए परफेक्ट। आग जलाने के बाद शीरो मीट स्ट्यू बनाकर स्टार्ट करता है और बी उसे देखकर अनकंट्रोलेबली शीरो सोचता है कि शायद वो स्ट्यू डाइजेस्ट कर लेगा, तो वो उसके लिए एक बाउल भर देता है। वो उसे वार्न करता है कि ये पानी बहुत गर्म है, लेकिन बी सीधा उसे गटक लेता है और अपनी जुबान जला देता है, जो एक ड्रैगन के लिए काफी पैथेटिक है। शीरो के स्ट्यू पर ठंडक झोंकनी पड़ती है ताकि बी पी सके और बी पेट भरकर पूरा थक जाती है। शीरो को वो बहुत क्यूट लगती है, लेकिन फिर वो पूछता है कि क्या उसे अपने डैड की याद आ रही है। बी तुरंत उसके ऊपर कूदकर हक कर लेती है, देखने के लिए कि वो उसके साथ खुश है। शीरो उसके स्टेटस चेक करता है और देखने लगता है कि बी रैंक पर ऑलरेडी है और उसके पास काफी इंप्रेसिव गिफ्ट भी है। वो हैरान रह जाता है, लेकिन सोचता है कि चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन बी अभी भी एक बच्ची है और उसे एक अडल्ट की गाइडेंस चाहिए। वो उसे समझाना शुरू कर देता है कि चाहे तुम कितनी भी पावरफुल हो, लेकिन फिर भी कुछ रेकलेस मत करना और उसकी बात सुनना। लेकिन बेबी ड्रैगन बहुत स्लीपी होती है और लेक्चर के बीच ही जोर जोर से कराटे मारकर सोने लगती है। उसे सोते हुए देखकर शीरो सोचता है कि उसे एक क्यूट पार्टनर मिला है, लेकिन वो पार्टनर नहीं जिस तरह का उसे K-pop गॉड ने मांगा था। वो सोचता है कि गॉड ने शायद जानबूझकर ये किया। अगली सुबह शीरो क्लिफ पर चढ़कर वापस जाता है जहाँ से वो कल गिरा था और फॉरेस्ट पहुंच जाता है। उसके लिए शॉक हो जाता है, क्योंकि जंगल पूरी तरह से बदला हुआ लग रहा था और वो सोचता है कि शायद ये इस दुनिया की कोई किरकी चीज होगी। भी आसपास एक्सप्लोर कर रहा होता है और शीरो यूजफुल आइटम्स ढूंढने लगता है। वो कुछ नए हर्ब्स भी पाता है। अचानक उसे एक अजीब सी झुनझुनी फील होती है और अगले ही सेकंड बी उसकी तरफ उड़ कर आती है, क्लियरली डर रही होती है। शीरो तुरंत मॉन्स्टर सर्च करता है और रेडार पर कई पॉइंटर्स अपीयर हो जाते हैं। ये सरप्राइजिंग था, क्योंकि कल तो कोई मॉन्स्टर्स ही नहीं मिले थे। वो सोचता है कि शायद उसका बैड स्मेल जो मॉन्स्टर्स को रिपेल कर रहा था, वो कल के बैथ में धुल गया होगा। वो मॉन्स्टर से लड़ने से नहीं डरता, क्योंकि उन्हें हारने के बाद उसे अच्छे मटेरियल्स मिल सकते हैं। लेकिन डेंजर सिर्फ फॉरेस्ट में नहीं, अचानक एक सी रैंक रॉक फैल्कन उसके पीछे से आ जाता है। बी उस डरावने क्रिएचर से बहुत डरने लगती है, लेकिन शीरो को वो एक एंशिएंट ड्रैगन के मुकाबले में वो उसे क्यूट लगता है। मॉन्स्टर की डिस्क्रिप्शन पढ़कर उसे पता चलता है कि इस फैल्कन का मीट बहुत टेस्टी होता है। बस ये मोटिवेशन ही काफी होती है और मॉन्स्टर हंट करने के लिए। शीरो पहले शील्ड बनाता है, फिर आइस स्पाइक्स शूट करता है रॉक फैल्कन पर।
और उसे तुरंत गिरा देता है। शीरो खुश हो जाता है कि एक इंग्रेडिएंट मिल गया, लेकिन बी जंगल की तरफ आ रहे मॉन्स्टर्स की तरफ इशारा करती है। वो मुड़कर देखता है और वो वुल्व्स देखता है जिनकी टेल्स स्नेक्स जैसी होती हैं। वो डिसाइड करता है कि इन्हें क्लोज कॉम्बैट में हैंडल करेगा। वो एन्चेंटमेंट स्पेल्स कास्ट करता है ताकि उसका बॉडी लाइट और फास्ट हो सके। जब पहला वुल्फ अटैक करता है तो वो आसानी से हाई जंप करके डॉज कर लेता है, फिर अपने बॉडी को अल्ट्रा हार्ड बनाता है और फर्स्ट वुल्फ के हेड पर किक मारता है और तुरंत उसे मार देता है। बाकी वुल्फ्स भी अटैक करते, लेकिन शीरो उनके लिए बहुत फास्ट होता है। वो उनके अटैक्स डॉज करता है और पावरफुल किक से एक एक करके सबको फिनिश कर देता है। शीरो सब मॉन्स्टर्स का मीट कलेक्ट करता है, लेकिन तभी एक और मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। लेकिन अब वो इरिटेट हो जाता है क्योंकि हमेशा तो वो लड़ नहीं सकता। बी डिसाइड करता है कि वो हेल्प करेगी, तो वो शीरो को उठाकर उड़ने की कोशिश करती है। शीरो सोचता है कि वो इसके लायक नहीं, लेकिन बी अपनी गर्ल पावर यूज करके उसे हवा में उड़ा लेती है। शीरो अपने ऊपर वेट कम करने वाला स्पेल कास्ट करता है, लेकिन बी को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। अचानक बी इतनी तेजी से ऊपर आसमान की तरफ उड़ जाती है और दोनों सीधा आसमान में शूट हो जाते हैं। शीरो घबरा जाता है और चिल्ला के कहता है कि बी इतना ऊपर मत जाओ। बी सरप्राइज में आ जाती है और शौक के मारे शीरो को छोड़ देती है। शीरो नीचे गिरते हुए जोर से चीखने लगता है, लेकिन किस्मत अच्छी होती है कि वो पेड़ों की झाड़ियों से टकरा कर नीचे सेफली लैंड कर लेता है। बी तुरंत नीचे आती है और उसके चेहरे को अच्छे से चाटने लगती है। शीरो को थोड़ा सा अनोइंग फील होता है। जब वो खड़ा होता है तब उसे पता चलता है कि वो दोनों फॉरेस्ट के उस तरफ आ चुके हैं, क्योंकि बी फाइटर जेट की भी स्पीड से ज्यादा फास्ट निकली थी। शीरो उसका शुक्रिया अदा करता है और प्यार से समझाता है कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा अपनी पावर कंट्रोल करना, क्योंकि वो उसके मुकाबले बहुत फ्रेजाइल है। बी को ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन समझ नहीं आती और वो उसे जोर से हक कर लेती है, और जिसकी वजह से शीरो की दो और पसलियां टूट जाती हैं। दर्द बर्दाश्त करते हुए फिर से गांव की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में शीरो अपने बैकपैक से एक ब्रांच निकाल कर घुमाने लगता है। वो बी को बताता है कि ये लेजेंडरी टी ड्रेस की ब्रांच है जो पूरी दुनिया को एम्बॉडी करता है, लेकिन बस अभी वो सोया हुआ है। बी को पता होता है कि इस ब्रांच को कैसे जगाना है। वो अपने मुंह से बदबूदार गैस का क्लाउड छोड़ती है और देखते ही देखते वो छोटी सी ब्रांच एक प्रॉपर स्टाफ में बदल जाती है। शीरो अपनी आंखें पकड़कर देखने लगता है। वो सोचता है कि क्या ये एक गैदरर जैसी उसके लिए स्टाफ यूज करना भी ठीक होगा। वो नहीं चाहता कि लोग उसे कोई नॉर्मी या विजर्ड समझे। तभी अचानक एक जोरदार धाड़ सुनाई देती है। शीरो तुरंत अलर्ट हो जाता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन बी सीधा उस आवाज की तरफ उड़ जाती है। शीरो को उसकी फिक्र होती है और वो पीछे पीछे भागता है। वहां पहुंचकर वो बी को एक पेड़ के चक्कर काटते हुए देखता है। पेड़ के पास जाते ही उसे एक थकी हुई बुरे हाल में एक एल्फ औरत दिखाई देती है। शीरो पूछता है कि क्या उसे किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया था। एल्फ मना कर देती है और तभी उसके पेट से वही जोरदार आवाज आती है जिससे शीरो पहले घबरा गया था। एल्फ शर्मिंदा हो जाती है और बताती है कि उसने पिछले 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। शीरो हैरान रह जाता है कि इतनी डरावनी आवाज असल में उसके पेट से आ रही थी। एल्फ पानी मांगती है और शीरो तुरंत अपनी बोतल से पानी दे देता है। वो एक ही बार में सारा पानी पी जाती है। पानी से उसे थोड़ा बेटर फील होता है, लेकिन भूख फिर भी नहीं मिटती। शीरो अपना लंच बॉक्स निकाल कर उसे दे देता है। एल्फ उसे इतनी लालच सिखाती है जिसे जिंदगी का सबसे बेस्ट खाना हो। खाते हुए वो खुशी से चिल्लाती है और कहती है कि इतना टेस्टी है कि उसे लग रहा है कि जैसे वो जन्नत पहुंच गई हो। शीरो थोड़ा हैरान रह जाता है और उसे उम्मीद नहीं थी कि एल्व्स इतने अनसिविलाइज्ड हो सकते हैं। वो कहता है कि खाना बस इसलिए टेस्टी लग रहा है क्योंकि वो 3 दिन से भूखी है। फिर पूछता है कि जब पास ही गाँव है तो उसका खाना इतना जल्दी खत्म कैसे हुआ। एल्फ इस सवाल से अनकंफर्टेबल हो जाती है। शीरो थोड़ा रोस्ट करते हुए बोलता है कि जो नूब्स कुछ नहीं जानते। नूब्स भी अपनी जर्नी पर लंच बॉक्स रखते हैं। एल्फ गुस्सा हो जाती है और झगड़ा करने के लिए आगे बढ़ती है। शीरो तुरंत पीछे हट जाता है और बोलता है कि वो बहुत बदबू मार रही है। वो बोल देता है कि उसे लगता था कि एल्व्स स्ट्रॉबेरी जैसे स्मेल करते होंगे, लेकिन ये तो ताजी खाद जैसी स्मेल आ रही है। एल्फ और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि वो कुछ दिनों से जंगल में कैंप कर रही थी, इसीलिए साफ नहीं हो पाई। वो जल्दी से जाने की तैयारी करती है और खाने के लिए शीरो का शुक्रिया अदा कर और कहती है कि अभी मिले हुए किसी का मजाक नहीं उड़ाते और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये कहकर वो भाग जाती है। शीरो अपनी पहली एल्फ एनकाउंटर के बाद काफी डिसअपॉइंटेड रह जाता है। खैर वो फिर से मटेरियल्स गैदर करने लगता है और जंगल से बाहर निकल आता है। तभी भी दूर से आसमान में एक कैरेज देख लेती है और शीरो इस बात से काफी इम्प्रेस हो जाता है।
जब कैरेज पास आता है तो शीरो देखकर दंग रह जाता है। उसे एक यूनिकॉर्न खींच रहा होता है। कैरेज चला रहा एक मर्चेंट भी शीरो को देखकर सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। शीरो बताता है कि वो पैदल टॉर्मी विलेज जा रहा है। मर्चेंट का फैमिली भी कैरेज से झांक कर देखने लगता है। मर्चेंट शीरो के स्टाफ को देखकर पूछता है कि क्या वो विजर्ड है। शीरो थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है कि वो बस एक गैदरर है। यह सुनकर मर्चेंट और भी इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि इस दुनिया में गैदरिंग एक्सपर्ट्स काफी रेयर होते हैं। वो शीरो को ऑफर करता है कि वो उनके साथ कैरेज में आ जाए क्योंकि वो भी टॉर्मी विलेज ही जा रहा है। शीरो पूछ लेता है कि मुझे सा लंबा और हैवी बंदा क्या कैरेज में बैठना सही होगा। मर्चेंट हंस कर कह देता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। शीरो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और कैरेज के अंदर चढ़ जाता है। सफर के दौरान शीरो को पता चलता है कि बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज्यादा लंबा है। जैसे ही शीरो फैमिली को राइड देने के लिए थैंक यू बोलता है, वो हंसकर कह देते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इस एरिया में लोग एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। वो लोग शीरो के साथ काफी फ्रेंडली होते हैं और शीरो को लगता है कि ये लोग थोड़े ज्यादा ही ट्रस्ट कर लेते हैं। मजाक में शीरो पूछ लेता है कि अगर मैं रहमान डकैत होता तो क्या होता, और बच्चों को डराने की कोशिश करता है। लेकिन लड़का कामली बोलता है आप रहमान डकैत नहीं हो सकते क्योंकि घंटी नहीं बजी। शीरो कंफ्यूज हो जाता है। तब औरत एक छोटी सी घंटी दिखाती है जिसके अंदर मैजिक क्रिस्टल लगा होता है। वो बताती है कि जब कोई बुरा आदमी पास आता है ये घंटी बजने लगती है। शीरो इस आइडिया से काफी इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है ऐसा मैजिक क्रिस्टल तो वो खुद भी बना सकता है। तब उसे याद आता है कि उसने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं। वो अपने बारे में बताता है और फैमिली भी अपना इंट्रोडक्शन दे देती है। कैरेज चलाने वाले का नाम पालम होता है और उसकी बीवी एलिजा और बच्चे यूनान और कियान। बातें चल रही होती है कि अचानक भी आवाज निकालने लगती है। बच्चों का ध्यान शीरो के पीछे तरफ चला जाता है और वो एक्साइटेड हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि उसके कोट के नीचे क्या छुपा हुआ है। शीरो थोड़ा नर्वस होकर बोलता है कि वो एक रेयर मॉन्स्टर है और देखकर शौक लग सकता है। एलिजा हंसकर बोलती है कि कोई बात नहीं क्योंकि एडवेंचरर्स के साथ अक्सर मॉन्स्टर्स होते हैं। ये सुनकर शीरो को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। वो बी को बाहर आने देता है लेकिन पहले वार्निंग दे देता है कि किसी को काटना नहीं। बी बाहर आती है और बच्चे उसकी क्यूटनेस पर फिदा हो जाते हैं। पेरेंट्स थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि ड्रैगन्स इस दुनिया में काफी रेयर होते हैं। पाम पूछती है कि क्या शीरो ड्रैगन नाइट है। शीरो बताता है कि उसने बस किस्मत से एक ड्रैगन एग पाया था और वो हैच हो गया। ये सुनकर पाम और एलिजा बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ड्रैगन नाइट्स बहुत रेयर होते हैं और ड्रैगन्स तो और भी ज्यादा। शीरो ड्रैगन नाइट्स के बारे में क्यूरियस हो जाता है और अपनी पिछली जिंदगी के अनाइम याद करता है और उसे लगता है कि वो लोग पक्का बड़े बदमाश टाइप के हीरोज होंगे। थोड़ी देर में रात हो जाती है और फैमिली कैंप लगाने का फैसला करती है। शीरो लाइट मैजिक यूज करता है और कैंप साइट के इर्द गिर्द मैजिक स्टोन्स रख देता है। मैजिक स्टोन्स रख कर बैरियर बना देता है। वो सबको बताता है कि ये स्टोन्स मॉन्स्टर्स को दूर रखेंगे और अगर कुछ हुआ तो बी अलर्ट कर देगी। फैमिली पूरा भरोसा बी पर कर लेती है, शीरो या मैजिक स्टोन्स पर नहीं। इस बात पर शीरो थोड़ा सा लो की डिसअपॉइंटेड हो जाता है। फिर एलिजा डिनर बनाने लगती है लेकिन शीरो उसे बोलता है कि आज वो खुद कुक करेगा। वो अपने मैजिक बैग से कुकिंग के थोड़े सामान और इंग्रेडिएंट्स निकालता है जो फैमिली के लिए एक और सरप्राइज होता है। आज के दिन इकट्ठा हुए इंग्रेडिएंट्स से वो खाना बनाता है। जिसे ही सब लोग खाना टेस्ट करते हैं सब हैरान रह जाते हैं। पाम तो इतना इमोशनल हो जाती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि रोज रोज सूखा मीट खाकर उससे वो बिल्कुल बोर हो चुकी थी। वो मजाक में बोल देती है कि शीरो पक्का कोई मैजिशियन है जिससे टेस्ट का मैजिक आता होगा। तब लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद कुछ खाना बजाना और मस्ती होती है। फिर सब सोने चले जाते हैं। यह एक्सपीरियंस हीरो के लिए बिल्कुल नया होता है। अर्थ पर तो वो हमेशा अकेला खाना खाता था और आज उसे महसूस होता है कि लोगों के साथ खाना खाना कितना अच्छा लगता है। सुबह होने तक पाम पहले ही उठकर रिंस और कैरेज साफ कर रहा होता है। बच्चे भी अपने आधी नींद में ही होते हैं और उनके बीच बी चिपकी हुई होती है। शीरो भी जाग चुका होता है और जमीन पर बैठकर अपनी छुरियों को चमकाने लगता है। एलिजा भी कैरेज से बाहर आती है और शीरो को ग्रीट करते हुए बोलती है जो अपने टूल्स का ख्याल रखते हैं वो अच्छे एडवेंचरर्स बनते हैं। शीरो सोचता है कि क्या आजकल उसे अपनी जिंदगी वाकई बहुत पसंद आने लगी है। गैदर और क्लास चाहे उसे चांस से मिला हो लेकिन शायद ये उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ी देर में सब लोग सफर के लिए रेडी हो जाते हैं। इस बार शीरो पूछता है कि क्या वो थोड़ी देर घोड़े की लगाम संभाल सकता है। पाम खुशी खुशी मान जाता है। शीरो आगे वाली सीट पर पालम के साथ बैठता है और कैरेज आगे बढ़ने लगती है। यूनिकॉर्न एक बहुत इंटेलिजेंट जानवर होता है।
वो शीरो की हर कमांड को समझकर रेस्पॉन्ड करता है। थोड़ी देर बाद बी भी पूरी तरह से जाग जाती है और उड़ते हुए शीरो के पास आ जाती है और उसके पैरों के पास बैठ जाती है। कुछ और घंटे का स्मूथ सफर करने के बाद उन्हें दूर से टोरी विलेज की पहली झलक दिखाई देने लगती है और थोड़ी देर में वो लोग विलेज के फ्रंट गेट पर पहुंच जाते हैं। शीरो वहीं उतर जाता है और पाल्म और उसकी फैमिली आगे बढ़ जाती है, पर पहले उसे बहुत खूबसूरत वक्त के लिए थैंक यू बोलते हैं जो उन्होंने साथ में गुजारा। गेट पर खड़ा गार्ड पालम को पहचान लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है पालम अपने साथ हमेशा बाहर ले आता है। ये बात शीरो को क्यूरियस कर देती है। वो गार्ड से पूछता है कि पालम आखिर करता क्या है। गार्ड बताता है कि पालम एक वीवर है जो अपनी फैमिली के साथ हमेशा गर्म इलाकों का पीछा करता रहता है। जब भी पालम इस गाँव में आता है तो इसका मतलब होता है कि वार्म स्प्रिंग और समर भी पास आ रहे होते हैं। गॉड ये भी बताता है कि पिछले कुछ टाइम से यहाँ शिकार कम मिल रहा है। ये सुनकर शीरो को समझ आता है कि ये पालम आने से इतना खुश क्यों था। वो दिल ही दिल में भगवान से शुक्रिया अदा करता है कि उसने अच्छा केटरर बनने की एबिलिटी मिली और उसे कभी खाने या पैसे की टेंशन नहीं होती। थोड़ी देर बाद वो शॉपकीपर से मिलने जाता है जिसने उस क्वेस्ट को दिया था। शीरो अपने सारे स्पॉइल्स उसके सामने रख देता है। शॉपकीपर एक एक आइटम को ध्यान से देखने लगता है, लेकिन उसकी नजर एक खास पत्थर पे टिक जाती है। कुछ देर बाद वो शीरो की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या ये पार्टिकुलर रॉक उसे कहाँ मिला। वो बताता है कि ये सिर्फ मिथ्रिल ओर नहीं है बल्कि मैजिकल मिथिल ओर है। शीरो को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता, लेकिन शॉपकीपर कहता है कि ये तो लेजेंड्स में आने वाली चीज है। ये सुनकर शीरो थोड़ा हिल जाता है और सीता पूछता है तो क्या ये महंगा है। शॉपकीपर मुस्कुराता है और इस डिस्कवरी को स्केल समझता है। वो बताता है कि इस पत्थर के अंदर बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड माना होता है और सिर्फ 2-3 ऐसे स्टोन्स पूरे किंगडम को मैजिक स्टोन्स को रिप्लेस कर सकते हैं। शीरो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। शीरो अपनी स्पेशल स्किल रिवील नहीं करना चाहता, इसलिए बोल देता है कि ये उसे बस रेंडमली मिल गया था। शॉपकीपर इस बात का यकीन नहीं करता। वो कहता है कि चाहे रैंडम ही क्यों ना हो, इतनी रेयर चीज मिलना सिर्फ स्किल और अच्छी किस्मत वालों के नसीब में ही होती है। वो शीरो को समझाता है कि उसकी एबिलिटीज इस छोटे से गांव में वेस्ट हो रही हैं। उसे बेल्सिम नाम के अगले बड़े शहर जाना चाहिए। वहाँ ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास इस तरह की चीजें खरीदने का पैसा होगा और शीरो को इस दुनिया के बारे में और ज्यादा सीखने को मिलेगा। शॉपकीपर उसे ये भी सजेस्ट करता है कि शीरो को किसी गिल्ड को ज्वाइन कर देना चाहिए जहाँ उसे एडवांस्ड स्किल्स नॉलेज मिलेंगी जो फ्यूचर एडवेंचरर में बहुत ज्यादा काम आएंगे। उस रात शीरो अपने कमरे में रिलैक्स कर रहा होता है। गिल्ड और एडवेंचरर्स के बारे में सर्च करता है। उसे एहसास होता है कि एडवेंचरर बनना उसके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन उससे कोई जल्दी नहीं होती। वो डिसाइड करता है कि उसका नेक्स्ट स्टेप गिल्ड ज्वाइन करना होगा, लेकिन अभी के लिए वो टॉर्मी विलेज के आसपास ही रहेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। शीरो कुछ दिन पहले मारे गए बीस्ट के मीट को गाँव के लिए पकाने को दे देता है। गेम की कमी के कारण सब लोग मीट का टेस्ट को बहुत एंजॉय करते हैं साल्मोनीला के साथ, बट इवन गांव के बदमाश भी मजे ले रहे होते हैं। भाई मिशन सक्सेसफुल। शीरो और कुछ दिन गांव में घूमता है, चीजें गैदर करता रहता है, फिर धीरे धीरे सफर के लिए रेडी हो जाता है। एक प्यारी सी बुढ़िया उसे सफर के लिए मसालों और सीजनिंग्स का एक बंडल दे देती है। वो कहती है कि गाँव वाले चाहते हैं कि शीरो और रुक जाए क्योंकि सब उसकी आदत डाल चुके हैं। शीरो प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा, लेकिन अभी उसे अपनी जर्नी आगे बढ़ानी है। बुढ़िया उसे बेल्सम के लंबे सफर के लिए घर का बना हुआ खाना पैक करके देती है क्योंकि ये जर्नी लगभग 1 महीने की होने वाली है। वो कहती है कि अगर कभी घर की याद आए तो इस गांव में जरूर वापस आना। शीरो उसका शुक्रिया अदा करता है और अपने कमरे में चला जाता है। वो बी को अगले दिन के लंबे सफर के लिए सुला देता है, खुद भी सोने वाला होता है और अचानक उसे याद आता है कि इस गाँव वालों ने उसके साथ कितनी अच्छी तरह से बिहेव किया था। उसे लगता है कि उसे भी कुछ रिटर्न में दे देना चाहिए। यह सोचकर वो बेड से उठ जाता है और टेबल के पास जाता है। वहाँ रखी लैंटर्न और मैजिकल मिथ्रिल ओर को देखता है। उसे याद आता है कि विलेज गार्ड दिन रात भर खड़ा रहता है मॉन्स्टर से गांव की रक्षा करते हुए। अपनी क्रिएटिविटी और मैजिक स्टोन्स के मानक यूज करके वो लैंटर्न को फ्यूज करता है और एक नया मैजिकल आइटम बनाता है। अगली सुबह जब वो निकलने के लिए तैयार होता है, पूरा गांव उसे अलविदा कहने आ जाता है।
शीरो को तब एहसास होता है कि ये छोटा सा गांव उसका सच्चा घर बन चुका है, एक ऐसा घर जहां वो जरूर वापस आएगा। वो गांव वालों को अपना बनाया हुआ मैजिकल आइटम दे देता है और गार्ड को कहता है कि ये आइटम उनके आसपास के मैजिकल बैरियर कास्ट कर सकता है, जो उन्हें किसी भी खतरनाक मॉन्स्टर से बचाएगा जो उनके पास आएगा। पूरा गांव इतने जबरदस्त गिफ्ट के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होता है, लेकिन शॉपकीपर आइटम को अपने हाथ में लेकर ध्यान से चेक करता है और शीरो से पूछता है कि क्या उसने इसमें मैजिकल मिथरल और तो नहीं मिलाया। वो लैंटर्न का निचले वाला हिस्सा खोल देता है और स्टोन निकाल लेता है और सच में वो स्टोन वही होता है। वो शीरो को रोक कर कहने ही वाला होता है और स्टोन अपने साथ ले जाओ, लेकिन उससे पहले ही शीरो भाग जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि गाँव के लिए ही रख लो। पूरा गांव उसे हाथ हिला हिला कर अलविदा कहता है और आखिरकार उसकी नई जर्नी शुरू हो जाती है। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे को टकरा रही होती है जब वो खुले मैदानों में चलते हुए खूबसूरत दिन का मजा ले रहा होता है। तभी अचानक उसका सामना एक बहुत बड़े क्रेप मॉन्स्टर से हो जाता है। पहले तो वो बुरी तरह से डर जाता है, लेकिन फिर उसे मॉन्स्टर के स्टेटस चेक करता है। उसे पता चलता है कि ये सी रैंक मॉन्स्टर है, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। उसे ये भी दिखाई देता है कि ये मॉन्स्टर एडिबल है, जो देखकर उसे मुंह में भाई पानी आ जाता है। वो बी से कहता है कि क्रेप मीट बहुत डिलीशियस होता है। वो फाइट के लिए रेडी होते हैं और अपनी बॉडी को मैजिकल से हार्डन कर लेते हैं, लेकिन अटैक प्लान करने से पहले बी आगे बढ़ जाती है और अपना सुपर सोनिक ब्लास्ट यूज करती है, जो तुरंत ही क्रेप को गिरा देता है। शीरो भी उसे काटने ही वाला होता है कि दो और क्रेप उसके आसपास आ जाते हैं, साइड टू साइड मूव करते हुए। शीरो प्लान बनाता है और सोचता है कि क्रेप सिर्फ साइडवेज मूव कर सकते हैं और वो इस चीज का फायदा उठा सकता है, लेकिन उसकी हॉरर के लिए क्रेप्स सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं बिना किसी डॉज करने का मौका देते हुए। तभी उसे ख्याल आता है कि बस शायद यहीं तक उसकी जर्नी थी, लेकिन थैंकफुली बी उससे ज्यादा इनकम्पिटेंट नहीं होती। वो शीरो का कॉलर पकड़कर उसे वहां से उठा लेती है और पीछे दोनों क्रेप्स आपस में जोर से टकरा जाते हैं। दोनों क्रेप्स तुरंत ही मर जाते हैं, लेकिन डेंजर अभी भी खत्म नहीं होता। पहला क्रेप फिर से उठकर खड़ा होता है और दोबारा शीरो की तरफ भागने लगता है। इस बार शीरो रेडी होता है और वो अपना स्टाफ निकलकर फुल पावर के साथ एक होम रन जैसा हिट कर देता है और मॉन्स्टर तुरंत ही मर जाता है। शाम को वो एक खूबसूरत डिनर के लिए तैयार होते हैं। शीरो अपनी इंचेंटमेंट का यूज करते हुए अपना हाथ रीइंफोर्स करता है और क्रेप के पैर काट देता है। फिर सब कुछ बर्तन में डालकर पानी और स्पाइसेस डालकर और एक थिक स्ट्यू बनाता है। जब मीट पक जाता है तो वो शेल तोड़कर इस नई दुनिया के क्रेप का पहला बाइट लेता है। फ्लेवर्स इतने अमेजिंग होते हैं कि शीरो बहुत खुश हो जाता है। वो बी को बताता है कि उसे कितना अच्छा लग रहा है और वो कितना एक्साइटेड है कि आगे और सफर करें ताकि इतने वंडरफुल वर्ल्ड के फ्लेवर्स टेस्ट कर सके। गांव वाले झूठ बोलने वाले जर्क्स निकले, क्योंकि मुझे लगता है कि उस सिटी ऑफ बेल्ट पहुंचने में 1 महीना बिल्कुल नहीं लगा। ये शहर एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर होता है जिसके एक साइड पर पानी होता है। वो शहर में एंटर करने के लिए दूसरे पीनट्स के साथ लाइन में लग जाता है, लेकिन सोच रहा होता है कि वो ज्यादा स्टैंड आउट ना करे, इसीलिए वो अपने मैजिक से अपने मैजिक बैग को नॉर्मल बना लेता है और बी को भी थोड़ी देर के लिए हाइड होने को कह देता है। जल्दी उसे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बुलाया जाता है, जहां उसे उसका लगेज और आईडी चेक करते हैं ताकि कंफर्म हो सके कि वो कोई टॉवर गिराने नहीं आया। ये लोग काफी रिलैक्स्ड होते हैं, सिर्फ एक बेसिक मैजिक स्कैन से चेक करते हैं कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है और एक और औरत उसका बैग चेक करती है, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिलता। शीरो क्यूरियस हो जाता है कि बाकी लोग उसका स्टेटस कैसे देखते होंगे, लेकिन फिर से याद आता है कि गॉड ने इंश्योर किया था कि वो किसी तरह स्टैंड आउट न करे। एजेंट उसे बताता है कि सब क्लियर है, लेकिन उसके पास ड्रैगन ब्लेसिंग है जो उन्हें थोड़ा कंफ्यूज कर रही होती है। शीरो सच बता देने का फैसला करता है और बी को दिखा देता है। सब लोग तुरंत उसकी क्यूटनेस पर फिदा हो जाते हैं, लेकिन टीए एजेंट कहता है कि ड्रैगन पर एक टैग लगाना पड़ेगा क्योंकि वो बिना पहचान के फ्लोटिंग न्यूक्स की तरह उड़ नहीं सकता। शीरो अपने ब्रेसलेट निकालकर बी की टेल पर बांध देता है और इसके साथ ही इमिग्रेशन कंप्लीट हो जाती है। उनका शहर में स्वागत होता है। शीरो तुरंत इस बस्टलिंग सिटी से इम्प्रेस हो जाता है, जहाँ हर रेसेस के लोग अपनी अपनी जगह जा रहे होते हैं, खाना खरीद रहे होते हैं, तो कोई आर्मर तो कोई ट्रेनिंग हॉल जा रहा होता है। वो हैरानी से घूमता रहता है, तभी दूर से उसे गिल्ड हॉल दिखाई देता है।
वो सीधा एडवेंचरर्स गिल्ड की तरफ बढ़ता है और हॉल के अंदर एंटर करता है। अंदर बहुत ही खूबसूरत जगह होती है जहाँ हर तरह के वॉरियर्स और एडवेंचरर्स से भरी होती है। तभी आर्या नाम की एक बनी गर्ल सेनपाई उससे पास आती है और उसे गिल्ड में वेलकम करती है और पूछती है कि क्या वो रजिस्टर करना चाहेगा। शीरो हाँ में सर हिलाता है और उसके साथ डेस्क तक चला जाता है जहाँ वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन नोट करती है। पूछती है कि क्या उसने पहले कोई कॉम्पैक्ट एक्सपीरियंस रखा है। शीरो जवाब देता है कि ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं, लेकिन उसने एक अजीब से बर्ड से, कुछ स्नेक वुल्फ से और काफी सारे बड़े बड़े क्रेब्स से फाइट की है। आर्या थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि क्या इस सब का कोई तुम्हारे पास प्रूफ है। तो फिर ये इडियट अपनी डोरेमोन पॉकेट में हाथ डालता है और पूरा का पूरा क्रेब मॉन्स्टर बाहर निकालकर टेबल पे रख देता है, जिससे उसके वजन से टेबल टूट जाता है। आर्या डर जाती है और बाहर भाग जाती है, जबकि गिल्ड के सारे लोग ये देखने के लिए जमा हो जाते हैं कि क्या हुआ। वहाँ मौजूद एक फरी अपनी स्पेशल स्किल यूज करके शीरो को चेक करता है और आर्या को बताता है कि उसे शांत रहना चाहिए क्योंकि शीरो किसी तरह का डेंजरस इंसान नहीं लगता। शीरो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन फरी समझाता है कि उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो हर इंसान के इंटेंशंस देख सकता है। अगर कोई रेड ओरा के साथ दिखे तो मतलब होता है कि वो ट्रबल क्रिएट करना चाहता है, लेकिन क्योंकि शीरो ब्लू निकला इसीलिए सब ठीक है। शीरो को ये सुनकर तसल्ली होती है, लेकिन फरी पूछता है कि आप मरा हुआ क्रेब अपने साथ क्यों घूम के ले चल रहे हो। शीरो जवाब देता है कि ऑब्वियसली वो इसे खाना चाहता है क्योंकि सिर्फ कोई इडियट ही अच्छा क्रेब मीट वेस्ट करना चाहेगा। ये बात सुन के गिल्ड के मेंबर्स को काफी अजीब लगता है क्योंकि लगता ही नहीं कि इस दुनिया के लोग क्रेब्स भी खाते होंगे। फिर भी वो अमेरिका के अंडर ट्रम्प से ज्यादा एक्सेप्टिंग होते हैं। इसके बाद फरी आर्या से कहता है कि वो उसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दे। वो शीरो से पूछती है कि उसके कोई पार्टनर्स हैं और शीरो जवाब देता है कि फिलहाल उसके पास सिर्फ एक ही पार्टनर है, उसका ड्रैगन बी। ये बात सुन के वहाँ मौजूद लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी में ज्यादा ड्रैगन्स नहीं दिखे और एक गैदरर होना जो खुद ही एक रेयर क्लास है और ऊपर से सुपर रेयर बीस्ट के साथ होना लगभग नामुमकिन सा है। फिर भी शीरो वहाँ खड़ा होता है। तुरंत ही सारी अटेंशन उसकी तरफ चली जाती है जब कुछ गिल्ड्स उसे अपनी पार्टीज में इनवाइट करना शुरू कर देते हैं। आर्या डिसाइड करती है कि थोड़ी प्राइवेसी के लिए उसे नेक्स्ट रूम में ले जाएगी, लेकिन जब शीरो टेबल के नीचे किसी हैंडी की उम्मीद कर रहा होता है तो उसे सिर्फ एप्लीकेशन पर गिल्ड का मार्क मिलता है जो प्रूव करता है कि वो एक्चुअल में एडवेंचरर है। इसके साथ ही उसकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है और आर्या उसे कॉपर ब्रेसलेट देती है जो उसका रैंक F दिखाता है, जहाँ से हर नया मेंबर स्टार्ट करता है। शीरो को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो अभी भी सोचने लगता है कि आगे उसकी कितनी जबरदस्त एडवेंचर्स मिलने वाले हैं। हीरो को इस शहर में आए हुए आधा महीना ही हो चुका होता है और वो पहले ही सबका फेवरेट बन चुका है। वो हमेशा बहुत अच्छी क्वालिटी के आइटम्स लाता है जो तुरंत बिक जाते हैं और इस तरह वो शहर का सबसे बेस्ट गैदरर बन जाता है। इसकी वजह से उसे भी ज्यादा जॉब्स मिलने लगती हैं, जहाँ पर क्लाइंट्स खास तौर पर शीरो को ही मांगते हैं क्योंकि वो ना तो ज्यादा पैसा लेता है और ना ही चीप चीज देता है, बिल्कुल ऐसे आइटम देता है जो पैसे वसूल कर देते हैं। वो फिर से गिल्ड वापस आता है और मैजिक मशरूम्स का ताजा लोड ड्रॉप करता है जो उसे माइक टाइसन से मिले थे। डेस्क के पीछे बैठा बीस्ट मैन मशरूम चेक करता है क्योंकि उसे पता होता है कि माइक सिर्फ बेस्ट मशरूम ही पसंद करता है, वरना वो किसी के कान भी काट सकता है। शीरो के केस में उसे ज्यादा टेंशन नहीं होती क्योंकि मशरूम्स हमेशा टॉप नॉच ही होते हैं, अभी वो उसे पे नहीं कर पाता। आर्या चोरी छुपे रूम में आ जाती है और उसके पास भी क्वेस्ट होते हैं कि ये कहकर बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं जो खास तौर पर शीरो के ही गैदरर के तौर पर मांग रहे हैं। शीरो को उसके हाथ में पकड़े हुए क्वेस्ट की तादाद देखते हैं और कहते हैं कि वो एक साथ इतने सब कुछ नहीं कर सकता, तो वो आधे क्वेस्ट ले जाता है और बाकी के आधे अपने पास रख लेता है। ये सब निपटा कर शीरो थोड़ा रिलैक्स करने का फैसला करता है और बैथ हाउस की तरफ चला जाता है ताकि गर्म पानी में वो अच्छी तरह से मजे ले सके जो उसके जिस्म की सारी थकान और दर्द निकाल देते हैं। गर्म पानी जब उसके जिस्म को लवर की किस की तरह छू रहा होता है तो वो सुकून भरी सांस लेता है। बी भी अपने में ही इधर उधर तैरते हुए खुश लगती है, बिल्कुल बेफिक्र। शीरो को याद आता है कि जब वो पहली बार यहाँ आया था तो बाथ का पानी कितना गंदा था और डिस्गस्टिंग होता था, लेकिन अपनी मैजिक की वजह से वो सब साफ और गर्म पानी साइकिल कर सकता है जो गिल्ड के लोगों के लिए एक गिफ्ट जैसा है। तभी उसके ख्यालात टूट जाते हैं कि जब एक सिल्वर कलर्ड लिजर्ड मैन जिसका नाम क्ले है बैथ हाउस में एंटर करता है, शीरो को ग्रीट करता है और पूछता है कि वो कैसा चल रहा है। शीरो जवाब देता है कि वो बिल्कुल ठीक है, फिर पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। क्ले बैथ में शीरो के पास
आकर बैठ जाता है और कहता है कि आमतौर पर वो भी इस टाइम यहाँ नहीं होता, लेकिन उसके पुराने स्कार्स फिर से दर्द और जलन देने लगे हैं जो उसे काफी इरिटेट कर रहे हैं, ताकि गर्म पानी से थोड़ा उन्हें शांत कर सके। फिर वो अपना ध्यान शीरो की तरफ करता है और कहता है कि उसने हाल ही में कुछ र्यूमर सुने हैं कि शीरो हीलिंग मैजिक यूज कर सकता है, क्योंकि उसने अपनी मैजिक से स्लम के एक बेचारे बीमार आदमी को ठीक कर दिया था। शीरो बस हल्का सा मुस्कुराकर कह देता है और कहता है कि उसने सिर्फ वो चीज रिप्लिकेट की जो उसने पहले कहीं देखी थी। किले फिर सोचता है कि क्या उसने स्लम डवेलर से कोई पैसे लिए थे, लेकिन उसे पहले से ही पता होता है कि शीरो गरीब आदमी से कुछ चार्ज नहीं करेगा। वो शीरो को बता देता है कि अगर वो चाहे तो अपनी हीलिंग मैजिक से लोगों का इलाज कर सकता है, धीरे धीरे सारा पैसा कम कर सकता है, क्योंकि हीलर्स की डिमांड हर वक्त बहुत ज्यादा होती है। लेकिन शीरो सोचता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो कहीं वो हीलर्स जो एक्स-रे के लिए भी बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं उससे नफरत करना शुरू न कर दे। किले सांस पकड़ता है और पूछता है कि क्या उसने अपनी रैंक इंक्रीज करने का नोटिस मिला है। शीरो जवाब देता है कि अभी जैसे चीजें चल रही हैं वो उनसे खुश है, फिलहाल अपना रैंक बदलने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी देर तक लाइमलाइट से दूर रहना चाहता है। किले कहता है कि अगर वो इस तरह से बिहेव करता रहेगा तो वो और ज्यादा लाइमलाइट में धकेला जाएगा और हो सकता है कि कुछ दुश्मन भी बना ले जो उसे बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इतनी सी एडवाइस देकर किले बात से उठता है और बाहर चला जाता है। शीरो वापस रिसेप्शनिस्ट के पास चला जाता है जहाँ उसके काम के लिए पैसे मिलते हैं, जबकि वो बीच बीच में कुछ क्रैकर्स भी खाता रहता है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट फिर भी पूछ लेती है कि आखिर शीरो कब अपना रैंक बढ़ाने का प्लान कर रहा है। शीरो मुस्कुराता है और मना कर देता है और कहता है कि उसे अभी कुछ चीजें और परफेक्ट करनी है, तब जाकर ही वो रैंक इंक्रीज करने के बारे में सोचेगा। उसे पता है कि अगर उसका रैंक ज्यादा होता तो गिल्ड उसे और भी हाई पेइंग जॉब्स दे सकती थी, जो उसके लिए बहुत अच्छा होता और गिल्ड के लिए भी। लेकिन इस वक्त वो एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पर है जहाँ उसे अपने काम के पैसे मिलते हैं बिना अपनी पर्सनल फ्रीडम सेक्रीफाइस किए। जैसे ही वो अपने रूम की तरफ जाने वाला होता है, एक मैसेंजर गिल्ड अंदर दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है कि शहर पर गोब्लिन्स का एक हॉर्ड अटैक करने वाला है। तुरंत ही पूरी गिल्ड एक्शन में आ जाती है। वॉरियर्स को बुलाया जाता है, आर्मर्स और शील्ड्स तैयार किए जाने लगते हैं। जब गिल्ड मास्टर स्काउट से पूछता है कि शहर में कौन कौन से रैंकेड एडवेंचरर्स हैं, तो छोटी सी चूहे जैसी लड़की जवाब देती है कि इस वक्त सिर्फ किले ही अवेलेबल है, बाकी सब हाई रैंक्ड एडवेंचरर्स किसी न किसी मिशन पर जा चुके हैं। गिल्ड मास्टर उसे तुरंत किले को बुलाने के लिए कहता है और अनाउंस कर देता है कि रैंक डी और उससे ऊपर का हर एक एडवेंचरर्स इस फाइट में हिस्सा ले सकता है। शीरो पूरी अफरा तफरी देख रहा होता है, लेकिन डिसाइड करता है कि यह उसकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अभी भी एफ रैंक ही है। लेकिन गिल्ड मास्टर खुद उसे बुलाने लगता है और कहता है कि उन्हें इस वक्त उसकी मदद चाहिए। गिल्ड मास्टर बताता है कि गोब्लिन्स शायद वेस्टर्न साइड से अटैक करने वाले हैं और मेन गेट तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसीलिए शहर को बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि उन्हें ब्रिज क्रॉस करने ना दिया जाए। पूरे गिल्ड में अप्रूवल की एक जोरदार आवाज गूंज उठती है। वॉरियर्स जोश में अपनी तलवार निकालने लगते हैं और शीरो को एहसास हो जाता है कि यह सब प्रॉपर जोक्स जो फाइट के लिए एक्साइटेड हो जा रहे हैं, जबकि वो खुद ज्यादा लिबरल टाइप का है। अचानक उसके पास खड़े दो बड़े बड़े ओइश ब्रूट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसे कहते हैं कि उनके रास्ते से दूर रहो, वरना मुंह जोक मारने से पहले ही उनके पैरों से नीचे कुचला जाएगा। तभी गिल्ड मास्टर उन्हें बीच में रोकता है और शीरो से पूछता है कि क्या वो वही गैदरर है जिसके बारे में वो लोग काफी वक्त से सुन रहे हैं। वो कहता है कि गिल्ड के कुछ लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं और बिना किसी शर्त के उसे प्रेज कर रहे हैं। इसीलिए गिल्ड मास्टर, जिसका नाम ग्रिट है, डिसाइड करता है कि वो शीरो को टेस्ट करेगा ताकि देख सके कि वो सच में इतना ही खास है या फिर नहीं। ग्रिट इस बात से पहले इम्प्रेस होता है कि शीरो उन गिने चुने लोगों में से है जो उसे देखकर इंटिमिडेट नहीं होते और उसे लक विश करता है। वो मौस मुंह वाली शीरो के साथ छोड़ देता है और बाकी दोनों ब्रूट्स को अपने साथ ले जाता है। म्यू शीरो की तरफ देखती है और माफी मांगती है, क्योंकि आमतौर पर एफ रैंक एडवेंचरर्स जो ऐसे इवेंट से दूर रहते हैं, लेकिन शायद ग्रिट ने उसमें कुछ देखा है, इसीलिए वो शीरो को इस फाइट में शामिल होने दे रहा है। ये म्यू के लिए भी शायद बिल्कुल पहली फाइट होती है, इसीलिए वो बैटलफील्ड पर असली दुश्मनों से मिलने के ख्याल से हद से ज्यादा एक्साइटेड होती है। लेकिन ये एक्साइटमेंट ज्यादातर टिक नहीं पाती, क्योंकि अटैक का खौफ और टेंशन उसकी एक्साइटमेंट को हॉरर में बदल देता है। वो इतनी डर जाती है कि उसका पूरा जिस्म कांपने लगता है। उड़ते हुए परिंदों से भी वो बार बार चूक जाती है और शीरो को पूरी ताकत से पकड़ कर चिपक जाती है। उसे कहती है कि वो उसे बचा ले। शीरो समझ जाता है
और अगर रियल फाइट में वो इस तरह उसकी मूवमेंट ऑब्स्ट्रैक्ट करती रहेगी तो काफी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए वो उसे शांत होने के लिए कहता है और समझाता है अभी उन्होंने दुश्मन देखा भी नहीं है, बैटल में घुसना तो दूर की बात है। वो उसे बताता है कि तुम बस घायल एडवेंचरर्स को हील करने पर फोकस करना और सिर्फ यह काम ही बहुत मददगार होगा। इस बात के बाद म्यू थोड़ा बेटर फील करती है। आखिरकार रोना बंद कर देती है और कैंप की तरफ भाग जाती है ताकि वुंडेड लोगों की मदद कर सके। तभी किले की हंसी शीरो को थोड़ा चौंका देती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं होती कि वो भी इस जगह होगा। दोनों बात करना शुरू कर देते हैं और शीरो तुरंत पूछता है कि वो फ्रंट लाइंस पर क्यों नहीं है, जबकि वो उनका सबसे अच्छे फाइटर्स में से एक है। किले जवाब देता है कि उसके पुराने स्कार्स आजकल बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं। बिना किसी मदद के शीरो सीधा उस जगह पर पॉइंट कर देता है जहाँ स्कार्स है, जो किले को थोड़ा सरप्राइज कर देता है। किले पूछता है कि क्या शीरो को लगता है क्या ये जख्म उसे भागते हुए लगा था क्योंकि स्कार्स उसकी पीठ पर है, लेकिन शीरो सर हिलाकर मना कर देता है। वो किले को इतना जानता है कि ये समझ सके वो कभी भी दुश्मन से भागने वाला नहीं है। इसका मतलब ये जख्म तब लगा होगा जब वो किसी अपने को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि ये स्कार्स बुजदली का नहीं बल्कि बहादुरी की निशानी है। किले ने अपनी जान दांव पर लगाकर किसी को बचाया था और इतना सब होने के बाद भी वो फिर से बैटलफील्ड पर खड़ा है, किसी भी जरूरतमंद की मदद के लिए तैयार। लेकिन बात आगे बढ़ पाती उससे पहले ही किले दूर से उठती हुई धूल का एक बादल देखता है। उसका चेहरा अचानक खौफ से बदल जाता है जब उसे एहसास होता है कि गिल्ड मास्टर की इन्फॉर्मेशन शायद फेल हो चुकी है और गोब्लिन्स ने एरिया ब्रीच कर लिया है। वो तुरंत एक स्पीयर उठाता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। शीरो उसे पीछे रहने को कहता है क्योंकि उसके स्कार्स उसे तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन किले कहता है कि आज उसे कुछ नए दोस्तों को बचाना है और वो आने वाले दुश्मनों की तरफ दौड़ पड़ता है। शीरो समझ जाता है कि अब उसे भी बैटलफील्ड में उतरना ही होगा। एक गहरी सांस लेकर वो अपनी मैजिक स्टाफ निकालता है और टेंट एरिया के इर्द गिर्द एक बैरियर बना देता है जहाँ वोंडेड लोगों का इलाज हो रहा होता है। फिर वो अपनी सुपर स्पीड का यूज करके सीधा बैटलफील्ड की तरफ भागता है जहाँ उसे सिर्फ कुछ थके हारे एडवेंचरस दिखाई देते हैं जो गोब्लिन्स के हेमलॉन के नीचे दबते जा रहे होते हैं। वहीं दो ब्रूट्स भी मौजूद होते हैं जो पहले शीरो को बुली कर रहे थे और अब वो ही दुश्मनों के खिलाफ अपनी जगह संभाले हुए होते हैं, लेकिन फिर भी कई गोब्लिन्स उन्हें पार करके शहर की तरफ निकल जाते हैं। शीरो का उन्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं होता, इसीलिए वो अपनी मैजिक से अपने जिस्म को हार्ड कर लेता है और सीधा एक गोब्लिन को मुक्का मार देता है। तभी उसे एहसास होता है कि ये गोब्लिन्स पहले के दुश्मनों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो बी की मदद मांगता है। बी तुरंत उसके कंधे से नीचे उतरती है और एरिया के हर एक गोब्लिन को चुन चुन कर गिराना शुरू कर देती है। सबको एक ही झटके में धूल चटा देती है। बाकी एडवेंचरर्स शीरो का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि चीजें प्लान के मुताबिक चल रही हैं। लेकिन तभी कहीं से एक हाई रैंकिंग गोब्लिन सार्जेंट आ जाता है जो फ्रंट लाइन को पूरी तरह से तोड़ देता है। सिर्फ किले की वजह से ही वो पीछे हट पाते हैं और अपनी जगह संभाल पाते हैं। इस वक्त शीरो को एहसास हो जाता है कि किले शायद मुश्किल में है। वो बिना देर किए फॉरेस्ट के अंदर दौड़ पड़ता है जहां आखिरकार उसे किले गोब्लिन्स के एक ग्रुप के साथ लड़ता हुआ मिलता है, एक के बाद एक उन्हें काट गिराता हुआ। लेकिन अचानक उसके स्कार्स फिर से दर्द करने लगते हैं, इतना कि उसके घुटने दर्द से लड़खड़ाने लगते हैं। ये एक बड़ी गलती होती है क्योंकि तुरंत ही कुछ गोब्लिन्स उसे गिराने की कोशिश करते हैं। खुशकिस्मती से शीरो बिल्कुल वक्त पर बीच में आ जाता है और गोब्लिन्स को जबरदस्त झटका देता है। किले की जान बचा लेता है, लेकिन वो पीछे हट पाते उससे पहले ही एक हॉप गोब्लिन सामने आ जाता है और उन पर जंप करके हमला करता है। दोनों किसी तरह उस अटैक्स को डॉज कर लेते हैं, लेकिन फिर से गोब्लिन्स उन्हें घेरना शुरू कर देते हैं। किले शीरो को भाग जाने के लिए कहता है जबकि वो उन्हें रोके रखेगा, लेकिन शीरो कुछ नया ट्राई करने का फैसला करता है। पहले वो गोब्लिन्स के एक झुंड को शॉक देता है जिससे थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच जाती है। इसके बीच शीरो केव से लाया हुआ मोनो वाटर निकालकर किले पर छिड़क देता है। एक हीलिंग स्पेल चैंट करता है जो न सिर्फ उसकी पीठ को पूरी तरह से ठीक कर देती है बल्कि उसे काइजू नंबर 8 में भी बदल देती है। उसके बाद किले अकेला ही हर एक गोब्लिन को बुरी तरह से तबाह कर देता है और जब तक बारिश रुकती है वहाँ सिर्फ किले ही खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद गिल्ड मास्टर भी वहाँ पहुँच जाता है। शीरो का उसकी लगातार मदद के लिए शुक्रिया
शुक्रिया अदा करता है और वादा करता है कि वो उसे इसका रिवार्ड जरूर मिलेगा। उस रात बाद में किले शीरो के रूम में आता है और वो उसे अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ चुका होता है। वो शीरो से पूछता है कि आखिरकार उसने उस पर क्या फेंका था। शीरो उसे बताता है कि वो पानी एक एंशिएंट ड्रैगन के लेयर में मौजूद मोनार्च लेक का था। किले ये सुनकर कहता है कि उसके एंसेस्टर्स कभी ड्रैगन्स हुआ करते थे, लेकिन अब वो सिर्फ एक लिजर्ड बन के रह गया है। लेकिन शीरो की वजह से वो एक हाफ ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो पाया है। बस उसे इस बात का डर है कि कहीं वो अपने आप पर कंट्रोल न खो दे और अपने आसपास सब कुछ तबाह न कर बैठे। शीरो उसे तसल्ली देता है और कहता है कि इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तब अचानक किले सीरियस हो जाता है और शीरो से पूछता है कि आखिर वो है कौन। शीरो आखिरकार सच बताने का फैसला करता है और कहता है कि वो एक दुनिया में मरने के बाद इस दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ है। किले को ये बात पहले तो यकीन के लायक नहीं लगती, लेकिन जो कुछ उसने देखा और महसूस किया है उसके बाद उसे अपने एक्सपीरियंसेस पर भरोसा नहीं रह जाता। दोनों डिसाइड करते हैं कि अब रात हो चुकी है और सो जाना चाहिए और फिर अपने अपने बेड्स पर चले जाते हैं। अगली सुबह शीरो जल्दी उठता है और शहर घूमने के लिए निकल जाता है। घूमते घूमते उसकी नजर एक दुकान पर पड़ती है जहाँ हर तरह का सामान बिक रहा होता है। वो खिड़की से बाहर खड़ा होकर अंदर झांकता रहता है। तभी शॉपकीपर दुकान खोलने आता है और पूछता है कि क्या वो किसी वेब या एंशिएंट आर्टिफैक्ट में इंटरेस्टेड है। शीरो तुरंत फरी से पूछता है और क्या उसकी दुकान पर गैदरिंग मटेरियल्स के लिए सीजर्स मिल सकता है। वो जवाब देता है कि फिलहाल उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं है। फिर उसे तुरंत समझ आता है कि यही वो शीरो है जिसके बारे में पूरा शहर बातें कर रहा है और वो कहता है कि वो उसे अच्छी क्वालिटी की सीजर्स अरेंज करवा सकता है। पर ये अपना नाम रिबल बताती है और कहती है कि उनका चीफ ब्लैक स्मिथ एक ट्रू मास्टर है जो किसी भी टाइप के टूल्स बना सकता है। लेकिन अगर शीरो चाहता है कि वो उसके लिए सीजर्स बनाए तो उसे कुछ चीजें लानी होगी जो वो ढूंढ रहा है। शीरो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और रिबल उसे दुकान के अंदर ले जाती है। अंदर जाते ही शीरो अपनी जगह पर ही रुक जाता है जब वो देखता है कि 3 ब्लैक स्मिथ लाल गरम लोहे पर पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। रिबल उसे बताती है कि उसे ब्लैक स्मिथ्स का रेड हॉट आयरन पर हथौड़ी चलाना देखकर प्यार हो गया था। उसके बाद वो शीरो को शॉप के बॉस के पास ले जाती है जो एक चिड़ा सा बुद्धा ड्वार्फ होता है। रिबल उसका इंट्रोडक्शन शीरो से करवाती है और सजेस्ट करती है और उनके लिए कुछ इल्ड्रा और ला सकता है जिसका उन्हें अपकमिंग स्वॉर्ड मेकिंग कंपटीशन जीतने के लिए। ड्वार्फ चुगली करते हुए कहता है कि वो किसी मामूली गैदरर को इतनी डेंजरस माइंस में भेजने वाला नहीं है। लेकिन रिबल कहती है कि उन्हें शीरो को एक मौका देना चाहिए। ड्वार्फ और फरी के बीच बहस शुरू हो जाती है और आखिर में रिबल बुद्धा पर हावी हो जाती है। उसकी दाढ़ी खींचकर कहती है कि आधी अधूरी तलवार से साथ वो कंपटीशन नहीं जीत सकते। ड्वार्फ गुस्से में चलाता है और कहता है कि माइंस इस वक्त खास कर ज्यादा खतरनाक है क्योंकि खबर मिली है कि वहाँ डीमंस मौजूद हैं। वो डिक्लेयर करता है कि कस्टमर्स की सेफ्टी उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, इसीलिए वो शीरो को रूहिग माइंस में नहीं भेज सकता। रिबल ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और बुद्धा के कस्टमर के लिए इतनी चिंता देखकर पिघल जाती है। वो शीरो से माफी मांगती है कि उसका वक्त जाया कर दिया, लेकिन शीरो टेबल पर कुकीज की एक प्लेट रख देता है और चीफ ब्लैक स्मिथ से पूछता है कि अगर वो रुगी माइन से इल्ड्रा और ला दे तो क्या वो उसके लिए सीजर्स बना देगा। यह सुनकर ड्वार्फ घबरा जाता है क्योंकि वो किसी की मौत का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता। शीरो उसे यकीन दिलाता है कि वो अपनी हिफाजत करना अच्छे से जानता है। वो अपनी पॉकेट से एक क्रेब क्लॉ निकाल लेता है और जब ड्वार्फ को एहसास होता है कि ये रैंक बी मॉन्स्टर है तो वो आखिरकार मान जाता है और शीरो को माइन जाने की इजाजत दे देता है। अगले दिन शीरो बाकी एडवेंचरर्स के साथ कैरेज में बैठकर रूहिग माइंस की तरफ निकल पड़ता है और बी खुशी से नाचती रहती है क्योंकि उसे इस नई जर्नी पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। उधर बाकी एडवेंचरर्स बात कर रहे होते हैं कि हाल ही में एरिया के आसपास अजीब चीजें हो रही हैं, जैसे बिना वजह पौधों का मुरझा जाना और जंगलों से अजीब आवाजों का आना। ये सब सुनकर शीरो थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है और सोचता है कि कहीं ये सब उसकी वजह से तो नहीं हो रहा। फिर वो तुरंत अपने दिमाग से ये ख्याल झटकता है। जब कैरेज से उतरता है तो वो एक घोड़े के व्यापारी के पास से गुजरता है और सोचने लगता है कि एक दिन वो भी अपना खुद का घोड़ा लेना चाहेगा। अचानक उसे बिल्डिंग के अंदर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है जो किसी ट्रेडर पर चिल्लाते हुए कह रही होती है कि उसने उसे स्कैम कर दिया
ये वही बेवकूफ एल्फ निकलती है जिसे शीरो ने पहले जंगल में बचाया था। वो ट्रेडर पर गुस्सा निकाल रही होती है और कह रही होती है कि उसने उसे एक स्ट्रॉन्ग सफेद घोड़ा ऑर्डर किया था जो इतना तेज उड़ सके कि लगभग उड़ ही जाए, लेकिन हॉर्स ट्रेडर उसके सामने एक बड़ा सा सफेद परिंदा ला देता है और एल्फ को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता। हॉर्स मर्चेंट बड़े आराम से कहता है कि इस एरिया में वो लोग बहुत इंक्लूसिव है और जो भी क्रिएचर सामान उठा सके उसे घोड़ा ही कहा जाता है, चाहे वो किसी भी स्पीशीज का हो। एल्फ लड़की को तभी एहसास होता है कि गलती उसकी ही है जो ये सोच बैठी थी कि हॉर्स शॉप में उड़ने वाले घोड़े मिलेंगे। वो माफी मांगती है कि उसने अपना ऑर्डर ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि असल में वो पेगासस चाहती थी। मर्चेंट उसे बताता है कि पेगासस सिर्फ ड्वार्फ किंगडम में ही मिलते हैं। शीरो ये पूरी बहस दूर से सुन लेता है लेकिन जानबूझकर इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि वो उस क्रेजी औरत से दोबारा पंगा नहीं लेना चाहता, भले ही उन दोनों का रास्ता एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो। फिर भी शीरो डिसाइड करता है कि रास्ते में थोड़ा गैदरिंग करेगा। वो तुरंत जंगल के अंदर चला जाता है और मशरूम्स और फूल तोड़ने लगता है। फूल तोड़ते हुए एक जोरदार चीख सुनाई देती है, लेकिन इस बार उसे पता होता है कि ये किसी मॉन्स्टर की आवाज नहीं है। वो आवाज की तरफ जाता है और देखता है कि वही एल्फ औरत फिर से भूख की वजह से लगभग बेहोश पड़ी हुई है। शीरो उसे पानी और खाना देता है और अपने मन में सोचता है कि इसका दिमाग शायद बिल्कुल स्मूथ है, जो पिछली बार से कुछ सीखा ही नहीं। जैसे ही एल्फ खाना खत्म करती है उसमें फिर से एनर्जी आ जाती है और वो उठकर शीरो का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन शीरो उसे उठती हुई बदबू बर्दाश्त नहीं कर पाता और जल्दी से एक स्पेल उस पर कास्ट करता है और साफ कर देता है। एल्फ इससे काफी खुश होती है और पूछती है कि उसने उसके साथ क्या किया। शीरो जवाब देता है उसने उसे क्लीन कर दिया है क्योंकि वो एल्व्स की रेसेस के बारे में जो इमेज उसके दिमाग में थी उसे बर्बाद कर रही है। एल्फ औरत फिर से अपना नाम वेल बताती है और शीरो को 2 बार जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। शीरो कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है और वहाँ से चलने लगता है, लेकिन वेल उसे रोक लेती है और कहती है कि एल्व्स हमेशा एहसास का बदला चुकाते हैं और वो किसी न किसी तरीके से उसकी मदद करना चाहती है। शीरो साफ साफ कह देता है कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। इस पर वेल जिद करती है, वो किसी न किसी तरीके से उसकी मदद करना चाहती है कि फिर वो उसके काम में उसकी मदद करेगी। बी उड़ते हुए वेल के पास आती है और वेल मुस्कुराते हुए कहती है ड्रैगन भी शायद उसे अप्रूव कर रहा है। शीरो सोचता है कि अगले शहर तक उसे साथ ले जाने में कोई नुकसान नहीं है और फिर वो दोबारा मशरूम कलेक्ट करने लगता है। थोड़ी देर बाद वेल भागती हुई आती है और कहती है कि उसे एक रेयर मॉन्स्टर की पूप मिला है जो बहुत महंगा बिकता है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक नॉर्मल सी गंदी ढेरी होती है। अगली बार वो एक नॉर्मल जानवर का गोबर उठा ले आती है। 2 बार डिसहार्टेड फील होने के बाद वेल मानती है कि उसके तीसरी बार लग चलेगा और इस बार वो एक पॉइजनस मशरूम उठा ले जाती है। शाम को वेल ऑफर करती है कि वो खाना पकाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करेगी, लेकिन शीरो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो मैजिक स्टोन से काम चला सकता है। वेल उसे समझाती है कि कैंप फायर के निशान दूसरे ट्रेवलर्स के लिए बहुत मददगार होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ये जगह सेफ है कैंप करने के लिए। शीरो उसकी बात में लॉजिक देखता है और लकड़ी लाने देता है, लेकिन वेल बहुत बड़ा और मोटा सा लकड़ा उठा ले आती है क्योंकि उसे ऐसा ही पसंद होता है। शीरो उसे बताता है कि इतना बड़ा लकड़ा जलाना आसान नहीं होगा, लेकिन वेल के पास इसका भी सोल्यूशन होता है। वो हवा में उछलकर लकड़े को खास एंगल से पकड़ती है और अपने डेगर से उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। शीरो ये देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वेल के डेगर्स एक हाई रैंक वेपन्स हैं तो सब कुछ अचानक सेंस बनाने लगता है। उसके बाद शीरो एक लजीज स्ट्यू बनाता है और वेल इसका टेस्ट लेकर बिल्कुल हैरान रह जाती है। वो शीरो से पूछती है कि क्या वो भी ड्वार्विन किंगडम जा रहा है। शीरो हाँ में जवाब देता है और बताता है कि वो रूही के माइंस से और निकालने जा रहा है। शीरो फिर वेल से पूछता है ड्वार्विन किंगडम क्यों जा रही हो। वेल उदास हो जाती है और बताती है कि वो हेवन के वाइट पेगासस को ढूंढ रही है जिसे उसकी बहन देखना चाहती है। फिर भी वो अपनी उदासी को कैंप फायर के माहौल पर हावी होने नहीं देती और कहती है कि अब वो शीरो की और भी ज्यादा कर्जदार हो चुकी है। शीरो को एक आइडिया आता है और वेल को पूछता है कि क्या वो बाकी जर्नी में उसकी बॉडीगार्ड बन सकती है। वेल इस बात से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि वो शीरो हर तरह के खतरनाक दुश्मनों से बचाएगी, लेकिन असल में शीरो का मकसद ये होता है कि वो उसे छोटी छोटी यूजफुल चीजें सीखे, जैसे लकड़ी वाली टिप जो उसने पहले दी थी। वेल थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है इतने कम बदले में इतनी मदद क्यों चाहता है, लेकिन फिर भी उसकी बात मान जाती है। वो एक शांत, डिग्निफाइड और ग्रेसफुल एल्फ की तरह शीरो से हाथ मिलाती है और शीरो इस रूप में देखकर थोड़ा ज्यादा ही खुश हो जाता है। लेकिन
एल्फ के साथ होने का सारा एक्साइटमेंट तब पानी में चला जाता है जब वेल जोर जोर से खराटे लेने लगती है और शिरो रात भर सो नहीं पाता। अगले दिन वो बिना एक पल की नींद के डॉर्विन किंगडम की तरफ जर्नी कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही वो बॉर्डर सिटी में पहुंचते हैं, हीरो एक रेस्टोरेंट में जाता है ताकि डॉर्विन क्यूजिन ट्राई कर सके और वेल टेस्ट लेती है और कहती है कि वो बिल्कुल उतना ही डिलीशियस है उसके लिजर्ड मैन दोस्त ने बताया था। शिरो मुस्कुराते हुए कहता है कि उसका भी एक लिजर्ड मैन दोस्त है। ये सुनकर वेल तुरंत अपने दोस्त की बूस्टिंग शुरू कर देती है और बताती है कि उसका फ्रेंड स्टाला एम्पायर का होली ड्रैगन नाइट है। ये लफ्ज शिरो के कान को थोड़े फेमिलियर लगते हैं और तभी पीछे वाली टेबल से किले की आवाज आती है जो पूछता है कि क्या वेल उसकी बात कर रही है। शिरो और वेल दोनों हैरान रह जाते हैं और उसे वहां देखकर किले हंसते हुए कहता है किस्मत का खेल है कि उसके दोनों दोस्त एक ही सफर पर निकले पड़े हैं। फिर वो शिरो की तरफ देखता है और पूछता है कि वो इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि जो शहर छोड़ गया बिना उसे बताए। शिरो थोड़ा नर्वस हो जाता है और जवाब देता है कि उसे गिल्ड को इन्फॉर्म कर दिया था। किले इस जवाब से मुतमईन नहीं होता और पूछता है कि वो जा कहाँ रहा है। जैसे ही उसे पता चलता है कि शिरो रूहिग माइंस जाने वाला है, वो फिर से लेक्चर देना शुरू कर देता है। कहता है कि उसकी रैंक का एडवेंचरर इतना डेंजरस माइंस के लिए क्वेस्ट एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। वह समझता है कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है और अगर शिरो को कोई सीरियस रिवार्ड नहीं मिल रहा तो उसे वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं बनता। शिरो थोड़े गर्व के साथ कहता है कि उसे अच्छा रिवार्ड मिल रहा है क्योंकि एक मास्टर ब्लैक स्मिथ उसके लिए अल्टीमेट सीजर्स बनाने वाला है जो इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने में काम आएगी। किला ये सुनकर बिल्कुल चुप रह जाता है क्योंकि उसे ये रिवार्ड बिल्कुल ही बेवकूफी लगता है। लेकिन शिरो को यकीन होता है कि अगर ये उसके ब्लैक स्मिथ के साथ रिलेशंस अच्छे हो गए तो फ्यूचर में वो उसके लिए हाई क्वालिटी कुकिंग यूटेंसिल्स भी बना सकता है। किले उसे इडियट सैंडविच कहकर बुलाता है। शिरो फिर भी दावा करता है कि उसे सीजर्स एक गैदरर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है। तब अचानक किले डिक्लेयर कर देता है कि वो भी इस क्वेस्ट पर साथ जाएगा क्योंकि उसे वैसे भी ड्वार्फ कंट्री जाकर अपनी स्पीयर रिपेयर करवानी है। शिरो इस आइडिया से बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन तब वेल बड़ी एक्साइटमेंट से किले से पूछती है कि क्या वो भी शिरो के साथ बॉडीगार्ड बनेगा। वो बूस्टिंग शुरू कर देती है कि उसे वो शिरो को पूरी जर्नी में प्रोटेक्ट करेगी। किले को यह आइडिया पसंद आता है और वो भी बॉडीगार्ड बनने का फैसला कर लेता है। शिरो लेकिन इस पूरी सिचुएशन से बिल्कुल खुश नहीं होता। उसे पता होता है कि वेल और किले दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटीज उसे अपनी मेंटल पीस के लिए टेंशन दे रही होती हैं। कुछ ही देर बाद वो डॉर्स के कैपिटल सिटी पहुंच जाते हैं, लेकिन सिटी गेट्स के बाहर एक बहुत लंबी लाइन लगी होती है। किस्मत से किले गार्ड्स को जानता होता है और वो उसे और उसके दोस्तों को स्पेशल एंट्री से अंदर जाने देते हैं जो सिर्फ वीआईपीज के लिए रिजर्व होती है। जैसे ही वो लंबी सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, गार्ड उन्हें शहर की हिस्ट्री के बारे में लेक्चर देना शुरू कर देता है। शहर के अंदर पहुंचकर शिरो और वेल दोनों हैरान रह जाते हैं ये देखकर कि ड्वार्फ्स ने पूरा का पूरा पहाड़ तोड़कर ये अंडरग्राउंड सिटी बना रखी है। इसी बीच गार्ड किले को बताता है कि राजा उसे देखना चाहता है। शिरो ये सुनकर और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि किले राजा को भी जानता है। लिजर्डमैन जवाब देता है कि वो राजा के साथ अच्छे टर्म्स में है, चाहे उसे खुद लगता है कि वो इस लायक नहीं है। गार्ड उसे कहता है कि लिजर्ड हम्बल एक्टिंग न करे क्योंकि वो उनका हीरो है जिसने उनके देश को बचाया था। किले कहता है ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और फिर वो शिरो को असली कहानी बताता है। वो कहता है कि पहले ड्वार्फ्स अपने वेपन्स बनाने में बहुत महारत रखते थे, लेकिन उन्हें यूज करना बिल्कुल नहीं आता था। इसका फायदा उठाकर एक पावरफुल डीमन उन पर जुल्म करता था और उसने ट्रिब्यूट वसूल करता था। एक दिन किले बस उस एरिया से गुजर रहा था और जैसे ही डीमन ने उसे देखा वो किसी अनजान वजह से भाग गया। ड्वार्फ्स ने समझ लिया कि किले ने डीमन को डरा कर भगा दिया था और तब से वो उसे हीरो कहने लगे। गार्ड बताता है कि ड्वार्फ्स आज भी उसे हीरो मानते हैं और हाल ही में उन्होंने उसका एक स्टेचू भी लगाया है। यह सुनकर किले अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि स्टेचू में उसे बिल्कुल गॉडजिला जैसा बना दिया था। जब वो पैलेस पहुंचते हैं तो किले सीधा राजा के उस अजीब स्टेचू के बारे में शिकायत करता है। राजा हंसते हुए कहता है कि पूरे देश को वो स्टेचू बहुत कूल लगता है। इसके बाद बुद्धा राजा अपना ध्यान शिरो की तरफ करता है और पूछता है इसके आने का मकसद क्या है। शिरो मास्टर ब्लैक स्मिथ का दिया हुआ इंट्रोडक्शन लेटर उसके हवाले करता है और रूही माइंस में जाने की परमिशन मांगता है। राजा शिरो से पूछता है कि क्या उसे पता है कि हाल ही में अर्थक्वेक के बाद
वो माइंस डीमंस का अड्डा बन चुकी है। शीरो हाँ में जवाब देता है। क्ले राजा को बताता है कि वो शीरो का बॉडीगार्ड बनकर उसके साथ जाएगा और ये भी गारंटी देता है कि वेल भी इतनी स्ट्रॉन्ग है उसके साथ आ सके। यह सुनकर राजा शीरो और उसके ग्रुप की रूही माइंस में जाने की इजाजत दे देता है ताकि वो डीमंस की अचानक बढ़ते हुए हमलों की वजह का पता लगा सके। क्ले मिशन एक्सेप्ट कर लेता है और शीरो तुरंत कंप्लेन करता है कि वो किसी इन्वेस्टिगेशन मिशन पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इस मामले में उसकी बिल्कुल भी नहीं चलती क्योंकि क्ले ड्वार्फ्स का हीरो है और पहले ही हाँ कह चुका होता है। जल्दी एक ड्वार्फ जिसका नाम ज़ेम्बो होता है उन तीनों को माइंस के अंदर ले जाता है। अंदर बहुत अंधेरा होता है तो शीरो अपनी मैजिक से पूरी केव को रोशन कर देता है। फिर वो एक और स्पेल यूज करके ज़ेम्बो के दिए हुए मैप को अपने दिमाग में मेमोराइज कर लेता है ताकि वो भटक न जाए। ये सब देखकर उसके दोनों बॉडीगार्ड्स फिर से कह देते हैं कि वो नामुमकिन काम कर रहा है। हीरो उनकी बात इग्नोर करता है और अपनी गैदरिंग स्किल्स से इधर उधर ओर्स ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन उसे सिर्फ थोड़ी सी लो क्वालिटी ओर्स मिलते हैं। फिर भी ज़ेम्बो इस बात से इम्प्रेस होता है कि शीरो ओर्स ढूंढ पाया। जब शीरो केव के और अंदर जाने का मशवरा देता है भी अचानक डेंजर का सिग्नल देती है। सब लोग तुरंत अपनी पोजीशन ले लेते हैं और शीरो अपनी रिसर्च स्किल यूज करते बी के अलर्ट को वेरीफाई करता है। अगले ही सेकंड दो स्पाइडर मॉन्स्टर्स वहां आ जाते हैं। क्ले फौरन अपनी स्पीयर से उनमें से एक को मार गिराता है जबकि शीरो दूसरे को पैरालाइज कर देता है, जिससे वेल को उसे फिनिश करने का मौका मिल जाता है। उसके बाद वो फिर से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद शीरो एक डेड एंड तक पहुंच जाता है। हाई क्वालिटी ILR ओर का बहुत बड़ा जखीरा डिटेक्ट करता है। वो ज़ेम्बो से परमिशन लेता है और फिर दीवार में ब्लास्ट करके एक होल बना देता है। अंदर एक खाली जगह होती है जो पर्पल क्रिस्टल से भरी होती है। शीरो सोचता है कि शायद ये इल्ड्रा ओर है जो वो ढूंढ रहा है, लेकिन ज़ेम्बो उसे बताता है कि ये एल्डाइट क्रिस्टल है जो और भी ज्यादा रेयर और कीमती होते हैं। शीरो अभी इस डिस्कवरी की अहमियत ढूंढ रहा था, लेकिन ज़ेम्बो उसे बताता है कि ये एल्डाइट क्रिस्टल्स हैं। कि बी घबरा कर फिर से डेंजर वार्निंग देती है। सब बाहर निकल आते हैं और भारी खौफनाक फुटस्टेप्स सुनकर ज़ेम्बो समझ जाता है कि कोई डीमन आ रहा है। तब शीरो अचानक आगे बढ़ता है और क्ले और वेल से कह देता है कि इस दुश्मन को वो खुद हैंडल करेगा क्योंकि ये कोई नॉर्मल डीमन नहीं है, वो एक जायंट क्रेब डीमन होता है। शीरो उसे खुद शिकार करना चाहता है क्योंकि वो उसका लजीज गोश्त खाना चाहता है। बी खुशी से उसमें चिपक जाती है और शीरो भी कह देता है कि वो बहुत ज्यादा खुश है। वो लार टपकाने लगता है क्योंकि उसके सामने खड़ा क्रेब उसे बहुत डिलीशियस लग रहा होता है, इतना कि वो उसका गोश्त कच्चा भी खा सकता है। दोनों पागल जैसों की तरह डांस करने लगते हैं और क्ले और वेल बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वेल शीरो को डांट कर कह देती है कि मॉन्स्टर्स के सामने ऐसी हरकतें बंद करो। उसकी वार्निंग की वजह से शीरो वक्त पर क्रेब के भारी क्लॉ से बच जाता है। क्ले और वेल शीरो को बताते हैं कि ये क्रेब एरिक मॉन्स्टर है और इसे गिराने के लिए उन्हें मिलकर फाइट करनी होगी, लेकिन शीरो मदद लेने के बजाय ओरा फार्मिंग का फैसला करता है कि कोई उसके परफेक्ट मेन कोर्स मीट पर क्लेम करे। वो बी को कवर करने को कहता है, लेकिन साथ ही मना करता है कि फायर या लाइटनिंग अटैक्स यूज न करे। फिर वो अपने स्टाफ बैग से निकालता है और पागल जैसी हंसी हंसता हुआ खुद पर बहुत सारे बफ्स कास्ट करता है। वो अपना वेट कम करता है, स्पीड बढ़ाता है और अपने हाथ और पैर सख्त कर लेता है। फिर वो सीधा क्रेब की तरफ दौड़ता है जबकि वेल और क्ले दोनों टेंशन में होते हैं। अचानक बी एक सोनिक अटैक यूज करती है जो क्रेब को इमोबिलाइज कर देते हैं और उसके सेंसेस को कंफ्यूज कर देते हैं। शीरो मौका देखकर पूरी ताकत से लीप करता है और क्रेब पर वार करता है, लेकिन शॉकिंगली उसका फुल पावर अटैक क्रेब के हार्ड शेल को जरा भी डैमेज नहीं कर पाता। क्रेब का एक सिंपल स्ट्राइक शीरो को दूर उड़ा देता है। शीरो फिर भी ठीक से लैंड कर लेता है, उसे अभी तक कोई डैमेज नहीं होता, लेकिन क्रेब फिर उसे धक्का दे देता है। तब भी क्विक उसकी मदद के लिए आती है और आइस अटैक यूज करके क्रेब की एक टांग जमीन पर फ्रीज कर देती है। हीरो बी का शुक्रिया अदा करता है और क्रेब को स्कैन करके उसकी कमजोरी ढूंढता है। उसे 3 जॉइंट्स मिलते हैं जहां क्रेब सबसे वीक होता है। वो तुरंत उन पर आइसिक्लेस समन करता है। बी आइसिक्लेस को विंड मैजिक से घुमाती है और तेज कर देती है और शीरो उन्हें क्रेब पर लॉन्च कर देता है। क्रेब मॉन्स्टर पूरी तरह से जंप जाता है। यह सब देखकर बाकी सब लोग खड़े के खड़े रह जाते हैं। शीरो और बी क्रेब की रूह के लिए प्रेयर करते हैं। वेल और ज़ोम्बो फ्रोजन क्रेब को चेक करते हैं जबकि क्ले गुस्से से भरा होता है क्योंकि उसे लड़ने का मौका ही नहीं मिला। शीरो नर्वस होते हुए उससे माफी मांगता है और कहता है अगर वो नॉर्मल स्ट्राइक से फाइट करते
तो मॉन्स्टर मिट्टी और खून से भर जाता, जो ईडेबल पार्ट्स को बर्बाद कर देता। क्ले ये समझकर शौक में आ जाता है कि शीरो वाकई मॉन्स्टर खाने का प्लान बना रहा है, लेकिन फिर भी उसे एक और बात पर गुस्सा आ जाता है। वो शीरो को याद दिलाता है कि वो उसका बॉडीगार्ड बनकर आया है और अगर वो आगे बढ़कर खुद ही मॉन्स्टर से लड़ेगा तो क्ले का यहाँ होना बेकार है। ये बात सुनकर शीरो थोड़ा गिल्टी फील करता है, लेकिन फिर कहता है कि वो इस टाइप के मॉन्स्टर से अकेला लड़ने की आदत है। क्ले इस बात से एग्री करता है, लेकिन साथ ही याद दिलाता है कि ऐसे सिचुएशंस में उन्हें टीम बनाकर लड़ना चाहिए। वो शीरो को कहता है कि थोड़ा ज्यादा उस पर और वेल पर भरोसा करे। शीरो और बी दोनों थोड़ा नर्वस होते हैं, माफी मांगते हैं कि उन्होंने खुद से ये बात नहीं सोची। क्ले उनके सर पर हाथ रखकर कह देता है कि कोई बात नहीं, और फिर डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले क्रेब मॉन्स्टर को केव से बाहर निकालना चाहिए। जब वो काम कंप्लीट कर लेते हैं तो शीरो और बाकी लोग एरिया में मौजूद ILD क्रिस्टल्स की माइनिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन शीरो ड्वार्फ गाइड ज़ोम्बो को बताता है कि उसे अभी भी केव के और गहरे हिस्सों से स्ट्रॉन्ग रीडिंग्स मिल रही हैं। वो सजेस्ट करता है कि अगर वो और अंदर एक्सप्लोर करें तो शायद उन्हें एल्ट्राइड का और भी बड़ा जखीरा मिल सकता है। यह सुनकर ज़ेम्बो खुशी के मारे रोने लगता है, क्योंकि शीरो ने उनके लिए एक नई मिनरल वीन डिस्कवर कर ली होती है। ज़ोम्बो के ऐसे देखकर शीरो सोचने लगता है पूरे कंटिनेंट में जो अजीब बदलाव आ रहे हैं वो बी के डैड के मिलने की वजह से हो रहे हैं। उसे लगता है कि उसके एक्शंस ने हिस्ट्री का रुख बदल दिया है, और अब उसे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है कि के-पॉप गॉड ने उसे इस दुनिया में भेजकर असल में क्या चाहा था। जब उसके दोस्त वापस लौटने लगते हैं तो शीरो को एहसास होता है कि उसकी सेल्फिश फैसलों का असर दुनिया पर पड़ना शुरू हो चुका है। वो यही उम्मीद करता है कि ये चेंज पॉजिटिव हो। थोड़ी देर बाद लोग कैसल वापस पहुंच जाते हैं और शीरो किंग को रिपोर्ट देता है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन सेफली कंप्लीट कर ली है और सबसे बड़े थ्रेट को भी खत्म कर दिया है। किंग ये सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन फिर भी ऑफिशियल कंफर्मेशन के लिए ज़ोम्बो से पूछता है। ज़ोम्बो एक्साइटमेंट में किंग को पूरा सीन डिटेल में सुनाता है कि कैसे शीरो ने क्रेब मॉन्स्टर को गिराया। फिर वो शीरो से रिक्वेस्ट करता है कि मॉन्स्टर किंग को दिखाए। शीरो बिना देरी के लिए अपना मैजिक बैग खोलता है और उसमें से फ्रोजन क्रेब बाहर आ जाता है। मॉन्स्टर का वजन इतना ज्यादा होता है कि पूरा थ्रोन रूम ही हिल जाता है। किंग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। वो पास जाकर मॉन्स्टर का साइज अच्छी तरह देखता है और फिर डिक्लेयर करता है कि शीरो का यह बहादुराना काम रिवार्ड के लायक है। शीरो तुरंत कहता है कि वो रिवार्ड में सिर्फ ये मॉन्स्टर चाहता है। किंग शौक में आ जाता है, इस चीज की कोई खास वैल्यू नजर नहीं आती। थोड़ी देर बाद शीरो और उसके दोस्त शहर में घूमने निकल जाते हैं। वेल बहुत खुश होती है क्योंकि किंग ने उन्हें काफी कैश दिया होता है, लेकिन शीरो को पैसों से कोई खास मतलब नहीं होता। उसका दिमाग सिर्फ इस बात पर लगा होता है कि क्रेब को किन किन तरीकों से पकाया जा सकता है। क्ले थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है जब वो देखता है कि शीरो और बी कभी कभी अचानक ढुलू हो जाते हैं। शीरो उसे बताता है कि ये क्रेब उससे कहीं ज्यादा कीमती होने वाला है जितना वो समझ रहा है। अगली सुबह वेल को किंग की तरफ से एक पेगासस गिफ्ट मिलता है। जब किंग को पता चलता है कि वो उसकी तलाश में थी, वेल विंग्ड हॉर्स देखकर बहुत खुश हो जाती है। इस दौरान ज़ोम्बो क्ले को उसका रिपेयर स्पीयर वापस कर देता है। वेल पेगासस पर बैठकर शीरो को बताती है कि यह उसकी सिस्टर के लिए है, इसीलिए वो फौरन घर वापस जाएगी। वो शीरो से कहती है कि वो उसकी बहुत ज्यादा कर्जदार है और शायद पूरी जिंदगी काफी न हो उस एहसास का बदला चुकाने के लिए। शीरो हंसी के साथ जवाब देता है कि सब क्लियर हो चुका है क्योंकि उसे क्रेब मिल गया है। तभी उनकी कैरेज आ जाती है और शीरो वेल को अलविदा कहता है। वेल कहती है कि वो जरूर दोबारा मिलेगी और फिर पेगासस पर उड़ जाती है। कुछ दिन बाद शीरो और क्ले अपने शहर वापस पहुंचते हैं, जहां बनी गर्ल सेनपाई उनका स्वागत करती है। वो उन्हें साथ देखकर हैरान होती है और पूछती है कि क्या उन्होंने टीम बना ली है। शीरो कैजुअली कहता है कि क्ले बस आ गया था, लेकिन क्ले बीच में बोलकर डिक्लेयर करता है कि हाँ, उन्होंने ऑफिशियली टीम बना ली है। यह सुनकर आर्या बहुत एक्साइटेड हो जाती है और तुरंत गिल्ड मास्टर को इन्फॉर्म करने भाग जाती है। शीरो क्ले को साइड आई देता है, लेकिन क्ले उसे बताता है कि उसे डिसाइड कर लिया है कि वो कुछ अरसे तक शीरो के साथ ही रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि शीरो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और किसी सेंसेबल को उस पर नजर रखनी चाहिए। शीरो पहले थोड़ा अनश्योर होता है, लेकिन बी को यह आइडिया बहुत पसंद आ जाता है। वो किले के इर्द गिर्द घूमने लगती है। थोड़े सोचने के बाद शीरो भी मान जाता है कि किले के साथ सफर करना बुरा आइडिया नहीं है। फिर दोनों बैठकर
अपनी टीम का नाम डिस्कस करते हैं। किले के सजेशन पर वो अपनी टीम का नाम अजूरे ब्लैक ब्रिगेड रख देता है और ऑफिशियली गिल्ड में रजिस्टर करवा देते हैं। उसके बाद शीरो इलाइट क्रिस्टल लेकर ब्लैक स्मिथ की वर्कशॉप में पहुंच जाता है। जैसे ही रिबन और उसका मास्टर उन क्रिस्टल को एग्जामिन करते हैं, शीरो पूछता है कि क्या ये उन तलवारों को बनाने के लिए काफी अच्छी है जो वो चाहते थे। अचानक दोनों ब्लैक स्मिथ ऐसे कांपने लगते हैं जैसे पुराना नोकिया वाइब्रेशन पर हो और शीरो घबरा जाता है। कहीं हाई प्योरिटी आईडी के साथ काम करना ज्यादा मुश्किल तो नहीं। लेकिन अगले ही पल दोनों ब्लैक स्मिथ जोर जोर से चिल्लाते हैं और रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी में इतनी हाई क्वालिटी प्योरिटी वाला क्रिस्टल कभी नहीं देखा होता। मास्टर ब्लैक स्मिथ कहता है कि अपने 120 साल ब्लैक स्मिथ के तजुर्बे में उसने कभी भी इतनी ज्यादा ये क्रिस्टल एक साथ नहीं देखी और ये कहते ही वो खुद भी रोने लगता है क्योंकि वो इस काम में शामिल होना चाहता है। हीरो को खुशी होती है उन्हें उसके लाए क्रिस्टल्स पसंद आए, लेकिन फिर रिबल कहती है वो उसे इतने सारे अल्ट्रा क्रिस्टल के लिए कभी भी ठीक से पेमेंट नहीं कर सकते। हीरो उन्हें बताता है कि उसकी रिक्वेस्ट अभी भी वही है और उसे बस एक कस्टमेबल सिजर्स का पेयर चाहिए। हम इस चीज को थोड़ी देर के लिए डिले करने को तैयार है क्योंकि पहले वो चाहता है कि रिबल और उनका मास्टर एक ऐसी स्वार्ड बनाए जो स्वार्ड फोर्जिंग टूर्नामेंट जीत सके। आधा महीना गुजर जाता है। शीरो अपनी जगह में आराम से लंच और ड्रिंक्स एंजॉय कर रहा होता है कि अचानक एक परी वहाँ आ जाती है। हाथ में एक लेटर होता है जो किसी नोबेल का होता है जो उसे तुरंत मिलना चाहते हैं। शीरो को बिल्कुल भी नोबेल के चक्कर में पड़ना पसंद नहीं, इसीलिए वो नाटक करता है कि उसे किडनीज में हार्ट अटैक आ रहा है। लेकिन किले उसे कहता है कि बेवकूफी बंद करो। परी भी उसे यकीन दिलाता है कि लॉर्ड बेलमेंट कोई अनप्लीजेंट आदमी नहीं है। आखिरकार शीरो लेटर खोलने का फैसला करता है। वो देखता है कि लेटर में उसके और किले के दोनों नाम है क्योंकि वो दोनों एक टीम है और लॉर्ड बेलमेंट उन्हें ऑनर्स देने की बात करता है। शीरो को ये सब काफी सस्पिशियस लगता है और वो सोचता है कि ये नोबल्स बदले में क्या चाहता होगा, लेकिन किले समझ जाता है कि नोबल असल में बेबी ड्रैगन को देखना चाहता है। यह सुनकर शीरो घबरा जाता है और बी को जोर से गले लगा लेता है। पूछता है कि कहीं बेलमेंट उसे चुरा तो नहीं लेगा, लेकिन किले और फरी दोनों मानते हैं कि बेलमेंट ऐसा नहीं करेगा और ऊपर से उसके पास ऐसी अथॉरिटी भी नहीं है। थोड़ी देर बाद शीरो और किले को एक फैंसी कैरेज में लॉर्ड के मेंशन ले जाया जाता है। शहर के लोग उन्हें देखकर घूर रहे होते हैं। शीरो हैरान होकर पूछता है कि लोग इतना इंटरेस्टेड क्यों है, तो किले जवाब देता है कि हर एडवेंचरर का सपना होता है कि उसे ऐसे नोबेल के मेंशन बुलाया जाए, क्योंकि अगर कोई नोबेल किसी एडवेंचरर को सपोर्ट कर दे तो उसकी जिंदगी सेट हो जाती है। जल्द ही वो लॉर्ड बेलमेंट के मेंशन पहुंच जाते हैं और शीरो दौलत और शान और शौकत का लेवल देखकर दंग रह जाता है। कैरेज लॉर्ड के कैसल बिल्कुल सामने रुकती है। एक बटलर आकर उन्हें अंदर एस्कॉर्ट करता है। मैच की एक पूरी टीम उनका वेलकम करती है और शीरो खुश हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से मैच के साथ वेलकम होने का सपना देखता था। तभी एक छोटी सी घमंडी लड़की वहाँ भागती हुई आती है और सीधा शीरो के बी के पास पहुँच जाती है। वो पूछती है कि क्या यही बेबी ड्रैगन है और फिर कहती है कि उसे उम्मीद थी कि ये थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट दिखेगा। अचानक वो बी की तरफ उंगली पॉइंट करके कहती है कि अब ये बेबी ड्रैगन उसका है। यह सुनकर शीरो और बी दोनों घबरा जाते हैं और बी डर के मारे शीरो के पीछे छुप जाती है। शीरो इस स्पॉइल्ड लड़की को कहता है वो बिल्कुल अनरीजनेबल बिहेव कर रही है, लेकिन लड़की जवाब देती है कि ड्रैगन्स नोबल क्रिएचर होते हैं और सिर्फ उस जैसे नोबल ही उन्हें पाल सकते हैं। शीरो तुरंत समझ जाता है कि ये लड़की लॉजिक से बिल्कुल इम्यून है, इसीलिए वो उसके स्टेटस चेक करता है और पता चलता है कि इसका नाम टिश है और वो लॉर्ड बेलमन की 14 साल की बेटी है। शीरो सोचता है कि इस अनरीजनेबल लड़की को कैसे हैंडल करे और फिर डिसाइड करता है कि थोड़ा सॉफ्ट अप्रोच ले। वो टिश के सामने घुटने टेकता है और पूछता है कि उसे क्यों लगता है कि वो ड्रैगन की हकदार है। लड़की थोड़ा नर्वस हो जाती है और कहती है कि उसके बटलर ने उसे बताया था कि एक एडवेंचरर के पास ड्रैगन है, तो नेचुरली वो उसे चाहने लगी। वो ये सुनकर बताती है कि बटलर ने उसे ये सिखाया था कि जब स्टूपिड एडवेंचरस से डील करो तो डिग्निफाइड बिहेव करो और अपनी बात पर अड़े रहो। ये सुनकर शीरो का गुस्सा अब बटलर पर निकलता है, लेकिन फिर वो टिश को बताता है कि बी उसकी फैमिली है और उसे दूर ले जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर वो लड़की शर्मिंदा होती है और जब बी उसकी बात का जवाब देता है तो वो और भी ज्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि बेबी ड्रैगन इतना समझदार होगा कि इंसान की बात समझ सके। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शीरो से माफी मांगती है कि उसने उसके बॉन्ड को समझे बिना इतनी बदतमीजी से बात की। वे उसे शांत करने के लिए उड़कर उसके पास आ जाती है।
और तिश इतनी खुश हो जाती है कि वो उसे गले लगा लेती है। बी तुरंत वापस शीरो के पास आ जाती है। शीरो लड़की से पूछता है कि उसे ड्रैगन इतना ज्यादा क्यों चाहिए। तिश जवाब देती है कि वो उसे अपनी मॉम को दिखाना चाहती है। तभी उसका पिता वहां आ जाता है और शीरो उसे देखकर बिल्कुल सुन रह जाता है, क्योंकि वो काफी यंग और हैंडसम होता है और शीरो को यकीन नहीं होता कि यही वो नोबेल है जिसने उसे बुलाया था। वो आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है, खुद को लॉर्ड बेलमंट बताता है और शीरो को ग्रीट करता है। कहता है कि उसने उसके बारे में काफी सुना है। उसके बाद सब लोग टी के लिए बैठते हैं और बेलमंट सबसे पहले अपनी बेटी के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। के लिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा काम की बात पर आ जाता है और पूछता है कि आखिर उन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। इस पर बेलमंट जवाब देता है कि बात उसकी बीवी से जुड़ी हुई है। ये बात सुनते ही किले बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो शीरो को बताता है कि बेलमोंट की पत्नी काफी अरसे से बिस्तर पर पड़ी हुई है और चल फिर भी नहीं सकती। नोबल धीरे से हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि उसने हाल ही में एक अफवाह सुनी थी कि शीरो ने सिर्फ एक दिन में एक कमजोर और बीमार आदमी को बिल्कुल ठीक कर दिया। ऐसी उम्मीद के साथ वो शीरो के पास मदद मांगने आया था ताकि वो उसकी पत्नी का इलाज कर सके। शीरो ये बात सुनकर गहरी सोच में पड़ जाता है। उसे याद आता है कि उसके जादू की ताकत इतनी ज्यादा है कि उसे किले जैसे लोग भी बदल गए थे। इसीलिए वो समझ जाता है कि इस औरत का इलाज करते वक्त उसे बहुत संभल कर चलना होगा। तब बेलमंट बताता है कि तिश अपने माँ के लिए एक ड्रैगन चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि अगर कोई प्यार से जीव उसकी माँ के पास रहेगा तो शायद उसकी सेहत सुधर जाए। ये बात सुनते ही किले कांपने लगता है। वो अपने आंसू को रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन सब की जज्बात देखकर शीरो के दिल में भी गिल्ट आ जाता है और वो मदद के लिए हाँ कहने को मजबूर हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कोई खतरा लेना नहीं चाहता। कुछ देर सोचने के बाद वो फैसला करता है कि वो उस औरत की जान बचाने की पूरी कोशिश करेगा और उनकी गुजारिश मान लेता है। बेलमंट सबको अपनी पत्नी के कमरे में ले जाता है। शीरो जैसे ही कमरे में जाता है उसे लगता है कि कमरा बहुत ज्यादा धूल से भरा हुआ है। बेलमंट की पत्नी का रंग बिल्कुल पीला पड़ चुका होता है और उसकी हड्डियां चमड़ी के बाहर से साफ दिख रही होती हैं। शीरो ये देखकर सुन रह जाता है। वो नोबेल से पूछता है कि क्या इलाज शुरू करने से पहले कमरे को थोड़ा रोशन किया जा सकता है। तब उसे पता चलता है कि वो औरत धूप से एलर्जी रखती है, इसीलिए शीरो फैसला करता है कि वो कम रोशनी में उसका इलाज करेगा। जांच करते ही उसे एहसास होता है कि उसके जिस्म में इतनी ज्यादा बीमारियां हैं कि पूरा अस्पताल ही उनका इलाज करते करते थक जाए। वो बेलमंट को बताता है कि वो उसकी पत्नी की ज्यादातर तकलीफों का इलाज कर सकता है, लेकिन एक दिक्कत है, एक जहर जिसे आइवोर जहर कहा जाता है, जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। शीरो चुप हो जाता है और अपने ऑप्शंस के बारे में सोचने लगता है। फिर वो नोबेल से पूछता है कि क्या वो एक अनजान मुसाफिर पर अपनी पत्नी की जान का भरोसा कर सकता है। वो औरत पहले ही ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुकी होती है। उसकी बस एक ही तमन्ना होती है कि वो अपनी बेटी को एक आखिरी बार अपनी बाहों में ले सके। ये सब देखकर बेलमंट हिम्मत जुटाता है। भरोसे के साथ शीरो से कहता है कि वो उसकी पत्नी को बचा ले। वो आंसुओं के साथ गिड़गिड़ा कर गुजारिश करता है और शीरो उसकी बात मान लेता है। किले शीरो से पूछता है कि क्या वो वही तरीका यूज करेगा जो उसने पहले इस्तेमाल किया था। शीरो मना कर देता है। वो बताता है कि पहले वाला तरीका जिस्म को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा जादुई ताकत लेता है और मोली के पास अभी इतनी ताकत नहीं है। अगर उस पर वो तरीका यूज किया तो उससे शायद उसकी जान चली जाए। वो पहले उसकी तकलीफों का इलाज करने का फैसला करता है। सबसे पहले वो उसकी आंखों का इलाज शुरू करता है, जो थोड़ी सी रोशनी पड़ने पर दर्द करने लगती है। वो धीरे धीरे जादू का इस्तेमाल करता है ताकि एक ही बार में ज्यादा ताकत ना लगे, वरना उसे और दर्द हो सकता है। कुछ देर बाद शीरो मोली से कहता है कि वो अपनी आंखें खोले। वो धीरे धीरे आंखें खोलती है और हैरानी से भर जाती है। उसकी नजर पहले से काफी बेहतर हो चुकी होती है। इस नतीजे से ही वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन शीरो अभी और भी करना चाहता है। वो अपने बैग से अपना जादुई डंडा निकालता है और एक ही बार में पूरे कमरे पर जादू कर देता है। ताकतवर जादू से कमरे की सारी धूल उड़ जाती है और खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं। धूप कमरे में अंदर आ जाती है। बेलमंट घबराकर अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो रोते हुए कहती है कि अब धूप उसकी आंखों को बिल्कुल भी दर्द नहीं दे रही। दोनों पति पत्नी खुशी के आंसुओं के साथ इस पल को महसूस करते हैं। इसी दौरान
शीरो कहता है कि एक बटलर और कुछ दासियां पीछे से उन्हें घूर कर देख रही हैं। उसे बटलर के बारे में कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो बेलमोंट से कहता है कि उन्हें कहीं और बात करनी चाहिए। दोनों बेलमोंट के स्टडी रूम में पहुंचते हैं। वहीं शीरो बताता है कि मूली पर आइवोर जहर का इस्तेमाल किया गया है। यह सुनते ही बेलमोंट समझ जाता है कि कोई जानबूझकर उसकी पत्नी को जहर दे रहा है। लेकिन एक बात उसे और भी ज्यादा परेशान कर देती है कि शीरो कहता है कि क्योंकि उसे आइवोर जहर के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसीलिए वो मूली को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता। वो पूछता है कि क्या कहीं इसका उत्तर मिल सकता है। बेलमोंट उदास होते हुए बताता है कि इसका कोई उत्तर मौजूद नहीं है। आइवोर जहर एक बहुत पुराना जहर है जिसे वक्त के साथ भुला दिया गया और इसके इलाज का राज भी खो गया। शीरो कहता है कि अगर आज कोई इस जहर को बना सकता है तो इसका मतलब ये ज्ञान अभी यहीं कहीं है। उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जहर को दोबारा समझकर उसका इलाज ढूंढा जाए। किले कहता है कि उन्हें ये भी नहीं पता कि इस जहर के बारे में कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं। तब बेलमोंट को एक ख्याल आता है। वो बताता है कि उसके पुरखों को पुराने इतिहासी लिखत जमा करने का शौक था और शायद उनमें से किसी में जरूर जानकारी हो। लेकिन दिक्कत ये होती है कि उनमें से ज्यादातर लिखत एक बहुत पुरानी भाषा में लिखी हुई है जिसे आज कोई नहीं समझ सकता। खुशकिस्मती से ये शीरो के लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं होती क्योंकि उसकी भाषा समझने की कला उसे पुराने लफ्जों को जापानीज में बदलने की ताकत देती है। फिर भी उसे अभी ये नहीं पता होता कि कौन सी किताबें वाकई मददगार साबित होंगी। इसीलिए शीरो अपनी तलाश को जहर से जुड़ी चीजों तक सीमित रख देता है। काफी किताबों को देखने के बाद उसे एक किताब मिलती है जिसमें आइवर पौधे का जिक्र होता है। लेकिन जैसे ही वो पढ़ना शुरू करता है उसे कुछ अजीब सा लगता है। ये कोई रिसर्च का रिकॉर्ड नहीं होता, बिल्कुल एक डायरी होती है जो किसी पोला नाम के इंसान ने लिखी होती है। डायरी में लिखने वाला खुद को दुनिया का सबसे क्यूट एडवेंचरर बताता है। शीरो ये पढ़कर पूरी तरह से कैरेक्टर में घुस जाता है और डायरी पढ़ते हुए बिल्कुल एक क्रिंज से भरे हुए डूरू टीनेजर जैसा बिहेव करने लगता है। डायरी के मुताबिक पोला ने एक बहुत बड़ी चट्टान देखी थी जो पंखों वाले घोड़े जैसी लगती थी, एक बड़ी सी झील के पास, और उस चट्टान के पास सुनहरे रंग के चमकते हुए फूल उगे हुए थे।